बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी सब खैरियत से हैं। अल्लाह का बड़ा करम है। गर्मी की अलबत्ता शिद्दत बढ़ती चली जा रही है और जहाँ गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है वहाँ पे मैं अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी मायूब चीज़ें रोड पे होते हुए देख रही हूँ जिनसे मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारी ट्रैफिक पुलिस पूरे पाकिस्तान में बड़ा एफ़र्ट करती है, बड़ा आउट ऑफ द वे जाके हमें गाइड करती है और प्रॉपर तरीके से हमारे जो गाड़ियों का और जो बाइक्स का और जो हमारा रोड का निज़ाम है उसको लेके चलती है। लेकिन व्यूअर्स, ऑब्वियसली हर नुक्कड़ कोने, हर जगह पे ट्रैफिक पुलिस तो खड़ी नहीं हो सकती। ऑब्वियसली मेन जगहों पे होती है क्योंकि मतलब हर एक इंसान जो पाकिस्तान में रहता है उसको गार्ड करने के लिए अलहदा तो एक ट्रैफिक पुलिस का बंदा नहीं हो सकता। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मैं जब काम पे आ रही थी, नॉर्मली आपको पता है हमारा पहले से एक डिसाइडेड होता है कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, तो मैं वैसे ही आज जिस टॉपिक पे बात करनी थी वो ये थी कि वालिदैन की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जो चीज़ मैंने देखी वो है तो वालिदैन से रिलेटेड, लेकिन जो मैंने वालिदैन की जिम्मेदारियाँ कवर करनी थी उसके शायद ज़ुमरे में नहीं आती थी, क्योंकि मेरे तो उस वहमो गुमान में भी ये चीज़ नहीं थी कि अभी भी ऐसी एक्टिविटीज़ लोग कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ। व्यूअर्स, कोई 13 या 14 साल का बच्चा, वो शक्ल से 13-14 साल का लगता था, चले अगर उम्र से छोटा भी लगता था तो 16 साल का होगा। वो बाइक चला रहा था। अच्छा, वो तो बाइक चला रहा था ऊपर से हेलमेट के बगैर। एक तो अंडर एज ड्राइवर बाइक के ऊपर और पीछे 2 छोटे बच्चे बैठे हुए थे, अगेन हेलमेट के बगैर। और यकीनन वो या तो स्कूल जा रहे थे या वो बड़ा बच्चा उनको स्कूल छोड़ने जा रहा था, वटेवर, बिकॉज वो नॉर्मल कपड़ों में था, रेगुलर जो घर के कपड़े होते हैं। और पीछे जो 2 बच्चे थे उन्होंने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। व्यूअर्स, मेरी जान निकल गई कि एक 13-14 साल का बच्चा, उसको बाइक दे दी गई और ना सिर्फ उसको बाइक दी गई बल्कि छोटे भाई बहन या कजन्स या जो भी 2 छोटे बच्चे थे वो भी पकड़ा दिए गए कि इनको स्कूल छोड़ाओ। तो व्यूअर्स, एक तो ये बात तो मैंने बड़ी दफ़ा लोगों से सुनी है कि जी बच्चे बात ही नहीं मानते, हमारा बेटा बताए बगैर बाइक लेके निकल गया। ये बातें तो मैंने सुनी थी, लेकिन घर में इतने छोटे बच्चे को बाइक दे देना चलाने के लिए जब उसके पास लाइसेंस नहीं है, साथ में छोटे भाई बहन या जो भी वो छोटे बच्चे थे साथ बिठा के भेज देना, ना सिर्फ उस बच्चे की ज़िंदगी को मतलब डेंजर में डालना, ख़तरे में डालना, साथ में उन 2 छोटे बच्चों को भी डालना, और जो बाकी लोग रोड पे गाड़ियाँ चला रहे हैं, बाइक्स चला रहे हैं, उनके लिए कितनी डेंजरस चीज़ है। अब व्यूअर्स, जब पता है कि ट्रैफिक के रूल्स के मुताबिक बाइक या गाड़ी आप 18 साल की उम्र से पहले नहीं चला सकते, आपको लाइसेंस ही नहीं मिलता, तो फिर क्यों पेरेंट्स अभी भी अपने बच्चों को इस तरीके से बाइक और गाड़ी वगैरह चलाने देते हैं। देखिए, अब तो वो स्टेज है कि अगर ये बच्चा पकड़ा जाता है और पुलिस इसको, ट्रैफिक पुलिस को पकड़ लेती है, तो फिर ये अरेस्ट होता है और फिर उसके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं और ये प्रॉपर एक केस बन जाता है। सो हम क्यों ऐसी चीज़ें करते हैं? ऊपर से तीनों में से किसी एक ने भी हेलमेट नहीं पहना, मतलब कितनी डेंजरस, कितनी मायूब बात। तो आज जहाँ पे मैंने पेरेंट्स की जिम्मेदारियों की या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करनी थी, वहाँ पे ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि व्यूअर्स प्लीज़, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इतना मैच्योर है कि वो गाड़ी चला ले, तो अगर उसकी उम्र 18 साल नहीं है तो वो नहीं चला सकता। ये हमारे मुल्क का कानून है। बिल्कुल आपके बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है और अपने बच्चों के लिए बेहतर फैसले खुद कर सकते हैं, लेकिन जो मुल्क के कवानीन हैं वो इन चीज़ों को सरपास कर जाते हैं। सो आज मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जहाँ पे मैं आप लोगों से कहती हूँ कि प्लीज़ वन व्हीलिंग, गाड़ियों की रेसें लगाना, इस किस्म की एक्टिविटीज़ रोडों पे मत किया करें। बड़ी दफ़ा लोग कहते हैं नहीं खैर है, वो तो हम फलां इलाके में कर रहे थे, वहाँ पे तो अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ओ भाई, वहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वो तो और भी डेंजरस जगह है, क्योंकि अगर वहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट, कोई चीज़ ऊंच नीच हो जाती है, कोई टक्कर शक्कर लग जाती है। व्यूअर्स, मेरे अपनी जानने वालों में, फैमिली में एक ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। मुझे याद है कि बहुत सालों पहले हमारे बड़े करीबी एक रिलेटिव की शादी हो रही थी, उनकी मंगनी और निकाह था।
यानी कि मतलब निकाह और मंगनी दोनों उसी दिन थी, शादी रुखसती आगे प्लान थी। अच्छा, लड़की की हम लड़के की साइड से थे, लड़की की साइड की जो फैमिली के बच्चे चचे थे, जब मंगनी हो गई तो वो सारे निकल गए कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हम लोग कुछ मतलब चाय कॉफ़ी वटेवर के लिए बाहर जा रहे हैं। घर वालों ने भी इजाज़त दे दी। अब वो बच्चे नहीं थे उस तरह से, मतलब 18 ईयर्स से बड़ी उम्र ही थी और मतलब 21-22 साल के बच्चे गाड़ी में मतलब चले गए। कोई 2 घंटे के बाद एक हिस्टेरिकल रोते हुए उनमें से एक बच्चे का फ़ोन आया। उस ज़माने में कोई 15 साल पुरानी बात है और उस वक्त लाहौर में फ़ेज़ 6 जो है वो डेवलप हो रहा था, मतलब बेसिकली खाली खाली होता था। उन्होंने जाके फ़ेज़ 6 के अंदर सब ने आपस में रेसें लगाई, आपस में एक गाड़ी टकरी, वो घूमती भी गई, वो बाकी गाड़ियों को भी लगी और सारी ही गाड़ियां, वो जो 4-5 गाड़ियों में बच्चे निकले थे, उन सब गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ। एक बच्चे की तो बस इस्तग़फ़ार, अल्लाह उस बच्चे को जन्नत नसीब करे, उसकी मौके पे डेथ हो गई। दूसरा एक और लड़के का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि उसका सर ही खुल गया, मतलब वो बच तो गया लेकिन वो बच्चा अभी तक जैसे नॉर्मल लोग ज़िंदगी गुजारते हैं वो नहीं गुजार पाता, क्योंकि उसको सर में इतनी बुरी चोट लगी कि एक साइड उसके जिस्म की अभी भी वीक है, वो सही चल नहीं पाता, स्टिक की ज़रूरत होती है, कभी कभी व्हील चेयर भी उसको यूज़ करनी पड़ती है। तो दूसरे बच्चे के साथ ये हुआ और बाकी सारे बच्चे, और प्रॉपर ये केस बना और एक पूरा तमाशा हुआ। लेकिन व्यूअर्स, एक बच्चे की जान चली गई और आप सोचें कि वो एक खुशी का मौका कितनी बड़ी ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह व्यूअर्स, मैं खुद 17 साल की थी और हम सब कज़न्स वगैरह कहीं से आ रहे थे। हमारे बड़े कज़न गाड़ी चला रहे थे, अली 23 की उनकी एज थी, साथ सनम बैठी हुई थी, वो 21 की थी। तो हम सारे कज़न्स वगैरह, फैमिली वगैरह इस तरह आ रहे थे एक दफ़ा रायविंड रोड से लाहौर में। तो उस वक्त वहाँ पे फार्म हाउसेस होते थे, तो हम वहाँ पे गए हुए थे सारे। इस तरह हम वापस आ रहे थे, शाम का वक्त था, अंधेरा होना शुरू हो गया। बीच में किसी ने वो जो कंस्ट्रक्शन का वो जो उठाने वाला होता है ना, लिफ्टर, वो बिल्कुल बीच रोड में कोई बंदा लगा के चला गया। अब वो काम नहीं कर रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम हुई थी, क्या हुआ था, बिल्कुल रोड के सेंटर में था। हम लोग भी आ रहे थे, पता नहीं चला, जब तक करीब पहुंचे अंधेरे में, क्योंकि साइडों पे कोई ट्रैफिक लाइट्स तो वहाँ उस वक्त लगी नहीं हुई थी। अब अल्लाह का शुक्र है आप रायविंड रोड पे जाएं तो, और 17 साल की जब मैं थी तो बहुत पुरानी बात है, यूनिवर्सिटी जाने से पहले हमारी गाड़ी का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि 2 दिन बाद अली जो थे उनकी डेथ हो गई। मुझे भी बड़ी बुरी तरह चोटें आई। मेरी दोस्त नादिया की बाजू की हड्डी 3 जगह से टूट गई, राइट टांग क्योंकि राइट साइड पे लगी थी। ये मैं बातें इसलिए आपको व्यूअर्स बता रही हूँ क्योंकि एहतियात बहुत ज़रूरी है। और एक फाइनल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये तो वो वाक़े हैं जो मेरे सामने के हैं और मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। और व्यूअर्स, रोड एक्सीडेंट तो इतनी एक कॉमन चीज़ है जिसको अवॉइड बड़ी आसानी से किया जा सकता है, लेकिन हम ध्यान नहीं करते। इसी तरह मैं अपने बेटे हमज़ा को, अब हमज़ा 20 साल के हो गए, उस वक्त हमज़ा 1 साल का 1.5 साल का था। मैं DHA में एस ब्लॉक में फ़ेज़ 1 में अपनी चची के घर से निकल रही थी। मैं वहाँ से निकली हूँ, गाड़ी मैंने निकाली है, मैंने भी सीट बेल्ट पहनी हुई, पीछे मेरा बेटा जो है वो अपनी कार सीट के अंदर था और पीछे जो बच्चे को संभालती थी बच्ची, उसका नाम था शुमाइला, वो सीट बेल्ट लगा के बैठी हुई थी। तो हम सब ऑब्वियसली, क्योंकि मैं कनाडा में ही मैंने गाड़ी चलानी सीखी और ये सारी चीज़ें, अब ऑब्वियसली लोग बहुत ख्याल कर रहे हैं कि सीट बेल्ट भी पहनी है, फ़ाइन ज़्यादा होता है, बट हम लोग, मतलब मैं तो डे 1 से हमेशा से सीट बेल्ट पहनती रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर तो आप अगर सीट बेल्ट ना पहने तो, और आप गाड़ी भी स्टार्ट करते तो आपका वहीं पे लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं जब आप सीख रहे होते हैं गाड़ी चलाना। सो इस वजह से खैर, तो हम लोग इस तरह जा रहे हैं, एकदम से एक गाड़ी आई फुल स्पीड पे और उस गाड़ी ने हिट किया मेरी गाड़ी को। मेरी गाड़ी घूमती हुई जाके एक साइड पे लगी खंबे पे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है कि हमज़ा भी ठीक था, शुमाइला भी ठीक थी। मेरी राइट नी कैप के ऊपर बड़ी बुरी चोट लगी जाके, वो फ्रंट पे जो स्टीयरिंग व्हील वगैरह लगा। जब मैं गाड़ी से निकली हूँ तो सबसे पहली तो मेरी ये परेशानी थी गाड़ी वालों को चेक करने के बाद कि बाय जिसने मारी है वो कौन है। 15 साल का एक लड़का, वो एक्चुअली 15 साल का था क्योंकि उसका BA फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें निकाली। 15 साल का बच्चा और पीछे उसके साथ उसके भाई बहन। वो 15 साल का होगा, एक बच्चा कोई 10 साल का होगा और जो छोटी बच्ची थी वो 7 साल की होगी। गाड़ी फुल स्पीड पे चला रहा था और ये स्कूल का ख़त्म होने का टाइम था, यानी कि 1:30-2 बजे का टाइम था। अब मुझे एक बात बताएं, कितनी डेंजरस चीज़। उसके बाद मैं इतनी खौफज़दा हो गई, मैंने गाड़ी चलानी ही छोड़ दी। मैंने फिर ड्राइवर रखना शुरू कर दिया क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई कि भाई ये हुआ क्या। और अफसोस की बात
कि जब मैं गाड़ी से निकली हूँ, मैं उस बच्चे को जाके चेक करने के लिए, मैं कहा बेटा आप ठीक हो, बच्चे ठीक है? मैं कहा बेटा आप क्या? उसने मुझे गालियाँ निकालनी शुरू कर दी और फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और उसके पेरेंट्स आ गए। अब मैं वहाँ पे कंफ्यूज खड़ी कि ये 3 बच्चे हैं, मैंने पुलिस को बुला दिया तो ये तो बच्चों के साथ पता नहीं क्या होगा। अब मेरे अंदर की माँ भी जाग रही है, एट द सेम टाइम मेरा एक जिम्मेदार पाकिस्तानी सिटीजन भी जाग रहा है कि मुझे रिपोर्ट करना चाहिए। मैं इस कश्मकश में ही हूँ। तो उसी इलाके में आई थिंक किसी ने ऑब्वियसली सुना, इतनी जोर का धमाके हुए, शोर हुआ तो काफ़ी लोग निकल आए, तो किसी ने ऑलरेडी पुलिस को फ़ोन कर दिया था, तो पुलिस भी पहुँच गई। अच्छा, पुलिस भी खड़ी हुई है, मैं भी वहाँ पे वेट कर रही हूँ। हमजा वो बच्ची ठीक है, उनको मैंने भिजवा दिया अपनी चची के घर, क्योंकि 2 मिनट ही दूर थी। मैं वहाँ पे रुक गई, साथ में मेरा कज़न भी खड़ा हो गया, फहद। अब वो फैमिली जब पुलिस भी खड़ी है, मैं भी खड़ी हूँ, उस बच्चे के माँ बाप आए हैं, तो गाड़ी से जैसे ही उसकी माँ निकली है, उसने भी गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। और व्यूअर्स, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे मुंह से एक लफ्ज ना निकले, क्योंकि मैं हैरान। अगर मेरा बच्चा ऐसी हरकत करता व्यूअर्स, मैं तो पैर पकड़ लेती अगले के माफी मांगते हुए। चले वो तो बच्चा था, चलो बदतमीज बच्चा था, जो भी था, गुस्ताख था, वो तो चलो 15 साल का था। माँ भी गाड़ी से निकल के गालियां निकाल रही, और जो बंदा है वो मतलब हाथापाई करना मतलब पुलिस के साथ। तो जब उसने रियलाइज किया कि वो अरेस्ट हो जाएगा और वो उसकी बीवी भी अरेस्ट हो जाएगी, तब कोई वो जाके बंदे दे पुत्र बने। और फिर उसके बाद सच्ची बात है व्यूअर्स, उनसे सारी उनकी इन्फॉर्मेशन ली, सब कुछ लिया, लेकिन वो गायब हो गए। अल्लाह का शुक्र है मेरी गाड़ी इंश्योर्ड थी, मैंने इंश्योरेंस वालों को हाथ में वो इशू डाल दिया और पूरी गाड़ी रिप्लेस उन्होंने बेचारों ने करके दी, क्योंकि वो नई गाड़ी थी। 2.5 महीने पहले मैंने नई सिटी ली थी और वो उसका कीमा निकल गया गाड़ी का। सो व्यूअर्स, इसलिए बार बार कहती हूँ, मैंने फिजिकली भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, और हर बंदे ने किसी ना किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट या चीज़ फेस की होगी। क्यों हम उस जगह पे बात को पहुँचाना चाहते हैं जहाँ पे किसी की डेथ हो जाए या किसी का इतना बड़ा नुकसान हो जाए कि हम संभालना पाए। और आपको बताऊँ, एक सच्ची बात बताऊँ व्यूअर्स, हमजा जब मुझे बार बार कहता था ना 15-16 साल की उम्र, मैंने गाड़ी चलानी सीखनी है, मैंने गाड़ी चलानी सीखी, अच्छा मामा आप मेरे साथ बैठ जाएं, तो मैं कहती थी नहीं सिखाऊंगी। 18 साल के जब तक नहीं होगे तब तक मैं आपको नहीं बिठा सकती स्टीयरिंग व्हील के पीछे। और मैंने उसको यही कहानियाँ और यही बातें बताई, तो अल्लाह का करम है वो बाज रहा। एक तो दफ़ा उसने करने की कोशिश की, पंगे, हमने उसको पकड़ लिया और घरों घर मामला हल हो गया। बट बात यह है कि व्यूअर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे एज पेरेंट्स, माँ बाप होने के नाते सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड करें, अपने आमाल से भी और फिर अपने वर्ड से। मसला यह है कि हम बोलते रहते हैं लेकिन हमारी अपनी हरकतें ठीक नहीं होती। सो आज ये बात मैंने बड़ा मजबूर होकर इसलिए की है क्योंकि व्यूअर्स, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट थी कि ये मामला ख़त्म हो चुका है, इस किस्म के मसले अब नहीं हो रहे, और वो बच्चा यकीनन किसी आगे जाके कहीं ना कहीं पकड़ा गया होगा, क्योंकि हो नहीं सकता कि वो मेन रोडों पे जा रहा है और ट्रैफिक पुलिस उसको ना रोके। वो डेफिनेटली रोका जाएगा और पता नहीं उसके साथ फिर क्या होगा। और देखें व्यूअर्स, अगर औलाद पैदा की है तो फिर उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हिस्सा है कि हम अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइड करें और प्रॉपर तरीके से लेके चलें। सो अब किचन की तरफ बढ़ते हैं। शेफ़ आमना इलियास हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का टॉपिक बहुत ही वो आप बता रही थी ना, और मैं विजुअलाइज कर रही थी बहुत सारी चीज़ें। ऑब्वियसली रोड पे खुद भी मेरा एक्सपीरियंस रहता है। यार आपके भी बेटे हैं, मेरे भी बेटे हैं, मुझे पता है कि वो बाज नहीं आते, मुझे पता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं, लेकिन बात ये है कि मैनेज एट द एंड क्या किसी और की जिंदगी को रिस्क में डालना काबिले कबूल है आपके लिए? बिल्कुल, अपनी औलाद की। एंड देन फिर वही बात है कि जितने लोग रोड पे हैं उनकी भी बढ़िया। अभी भी बड़े बेटे को बहुत शौक होता है कि मैं थोड़ा थोड़ा मुझे बताएं, मुझे सिखाएं, मैं चला लूँगा, मैं कर लूँगा। मैंने कहा बेटे अभी आपको मिलेगी ही नहीं, जब आप बैठेंगे, जब आपको अब नाउ ही इज़ वेटिंग कि अच्छा मैंने 18 ईयर्स के मैंने सेम डे, मैंने कहा सेम डे जाएंगे हम, आपका लाइसेंस अप्लाई करेंगे। हमजा का यही किया जी। हमजा की 23 मार्च को बर्थडे होती है, ऑब्वियसली उस दिन नेशनल हॉलिडे होती है। 24 को भाई साहब मुझे उठा के ले गए। हाँ, अब वो एक्साइटेड इतने होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मैं बिल्कुल नहीं, देखो कानून के जुमरे के अंदर रहते हुए फिर उसको प्रॉपर तरीके से बाप ने गाड़ी सिखाई, फिर वो किया, मतलब वो जो एक लर्नर्स परमिट होता है, उसके बाद फिर उसने लाइसेंस अपना प्रॉपर लिया, और उसके बाद कनाडा जाके उसने इंटरनेशनल लाइसेंस भी लिया। सो बात ये कि व्यूअर्स, एज लॉन्ग एज बच्चों को ये पता हो कि उनको इवेंचुअली मिल जाएगी इजाज़त, और आप उनको कानून और ये सारी चीज़ें अगर एक्सप्लेन करेंगे,
1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 10 दफ़ा करेंगे, सीख ही जाएंगे, लेकिन अपनी बात पे कायम रहना है। मैं 2-3 ऐसे लोगों को मिल चुकी हूँ जिनके बच्चों के अल्लाह माफ़ी दे एक्सीडेंट्स हुए, और जब मैंने कहा कि बट क्यों नहीं रोका, बात ही नहीं सुनते, तो अल्लाह ना करे वो बात ना सुनने पे कोई ऐसी चीज़ हो जाती कि वो बच्चा ही इस दुनिया से चला जाता, तो फिर बंदा सोचता ना कि शायद हम कुछ कर सकते थे। तो अल्लाह हम सब की औलाद को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन आमीन सुम आमीन, प्रोटेक्टेड रखें, सेहतमंद रखें, और हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं व्यूअर्स, हम भी उनको पूरा करें। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो नाश्ता वीक किचन में चल रहा है। माँ बाप की जिम्मेदारियों में एक ये चीज़ भी आती है कि बच्चों को अच्छी खुराक देनी है। तो आज हेल्दी ब्रेकफास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। नाश्ता वीक जारी है हमारे किचन के अंदर, क्योंकि ब्रेकफास्ट को हम हमेशा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे तो कहते हैं, लेकिन जब वही चीज़ें हर रोज़ सुबह नाश्ते में बनती हैं तो अक्सर लोग बोर हो जाते हैं। तो हमने 3 दिन तो आपको टिपिकल जो देसी लाहौरी या पाकिस्तानी नाश्ते होते हैं, निहारी भी बनाई हमने, हलवा पूड़ी भी बनाई, और हमने आपको मुर्ग चने भी बनाने सिखाए। आज हम क्या बना रहे हैं शेफ़ आमना इलियास? जी, आज हम बनाएंगे डिफरेंट जो इजी ऑमलेट्स घर पे हम रेडी कर सकते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स और वेजिटेबल्स घर पे मौजूद होती हैं उनसे हम कितनी वेरिएशंस से बना सकते हैं, वो हम आज आपके साथ बनाएंगे। क्योंकि साथ हम पाकिस्तानी, देखिए पाकिस्तानी ऑमलेट तो हमें आता ही है बनाना, वो सारी बना लेते हैं। मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च डाल दिया आपने, थोड़ा धनिया डाल दिया, लाल मिर्च, नमक, व्हाटएवर, बट देयर इज़ अ वेरिएशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑमलेट्स जो आप बना सकते हैं, और आजकल बड़े वायरल ऑमलेट्स भी ऑन एयर चल रहे हैं। सो हम फर्स्ट ऑमलेट कौन सा बनाना फर्स्ट ऑमलेट हम बनाएंगे, ये ज़्यादातर फिलिपाइंस में बहुत बनता है और बड़ा पसंद किया जाता है। ये देखिएगा, इसके लिए हमने सिर्फ सिंपल एक एगप्लांट ले लें, आप ब्रिंजल इसको कहते हैं, बैंगन। ये हमने थोड़ा सा, आप ज़्यादातर वैसे ये जो लंबे वाले होते हैं ना, इसमें ज़रा ज़्यादा अच्छा बनता है, थोड़ी शेप भी अच्छी आ जाती है। देखें, बैंगन का भरता सबको बनाना आता है। इसको हमने डायरेक्ट जो है वो फ्लेम पे रोस्ट करना है, ऊपर से टोस्ट करके जब इसकी स्किन पूरी अच्छे से बर्न हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है, अंदर से भी वो रोस्ट हो जाता है, फिर हमने उसको रिमूव कर लिया स्किन को, और उसके बाद ये स्टेज पे आ जाएगा। ये मैंने आपके सामने इसको हल्का सा, ये देखें, सिर्फ इतना सा लाइट सा मैंने इसको जो है ना फोक से सिर्फ ये स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद ये अंडे हमने रखे हैं अपने, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड नहीं होते, क्योंकि इतने ज़्यादा उनके स्पाइसेस जो है वो हमारी तरह से वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं यूज़ करते। इसमें थोड़ा से मैं सॉल्ट और जो रेड क्रश चिली है ये थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ, साथ इसमें थोड़ी सी हम डाल देंगे ग्रीन चिली। ये हमने चॉप की हुई बैंगन के ऊपर भी वो थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम वैसे भी अगर बैंगन जब हम इसके पकोड़े वगैरह भी बनाते हैं तो हम इसको अलग से जो है वो थोड़ा सा सीजन करते हैं। कोई भी चीज़ हो तो आप उसको, क्योंकि फिर उसमें अंदर तक जो है वो ज़रा फ्लेवर चला जाएगा। वो उधर वाला हम ऑन कर लेंगे, इसको हम उस वाले में करेंगे। ठीक है, इसको हम उधर वाले में करेंगे जी। फिर उसके बाद हम इसमें दूसरी वाला बना लेंगे, साथ में हम बल वाले पराठे भी बनाएंगे। तो इसको पहले क्या करना है? इसके अंदर हमने इसके पहले बैंगन को कुक करें? नहीं, वो कुक है। अब इसके अंदर हम इसको डिप करेंगे, जो ऑमलेट का बैटर है इसका, इसमें सिर्फ कुक करके, एंड देन सिर्फ इसको हमने निकाल के, और उस पर जब फ्लेम आपका ज़रा सा हीट हो जाता है आपका पैन, तो हम इसको इसमें डाल के एंड देन सिर्फ इसको टर्न कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन आपको पता है कि बहुत हेल्दी होता है बैंगन। आप ब्रेकफास्ट में यूज़ करें, और ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ इतना ज़्यादा इसकी अफादियत का अंदाज़ा नहीं है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि इसका फ्लेवर और इसके जो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये इसकी वैल्यूज़ हाई हैं। तो ये देखिए, एक आपके सामने हमने बहुत ईजी सी जो है वो क्विकली एक हमारी वेरिएशन जो है ऑमलेट की वो रेडी हो गई है। इसके साथ अब हम दूसरा एक और जो आपके सामने रेडी करेंगे, उसके लिए मैं दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें, ये देखिएगा, देखें कुछ भी इसमें जो भी आपके पास घर में वेजिटेबल्स मौजूद हो सारी हमने तकरीबन कट कर ली हैं। प्याज ले लिए हैं हमने, थोड़े से मैंने स्प्रिंग अनियन लिए हैं, बंद गोभी ली है, गाजर ली है, बिल्कुल बारीक चॉप करें जो भी आप चीज़ें ऑमलेट में यूज़ करें। उसके साथ मैंने ये देखें आलू भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए हैं, और साथ में शिमला मिर्च ले ली है। तो इन चीज़ों को ये इसको हम उधर कर दें, वो अगर आप मुझे इधर दे दें, क्या ये वाला पैन, ये मैं आपको यहाँ दे दूँ? थैंक यू। अब इसके अंदर सबसे पहले हम प्याज जो चॉप किए हैं वो हम डाल देंगे। थोड़ा सा देयर आर वेरिएशंस, कुछ लोग उसी तरह रॉ डाल देते हैं, वो एक मुख्तलिफ चीज़ होती है। ये थोड़ा सा इसका भी तरीका आप देखेंगे कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा।
और इसमें क्योंकि क्योंकि हरी मिर्च और डाल दें। जी जी वो मैं अभी ये तो इसके साथ ही आ गई आप और डाल हरी मिर्च जो है ना, जी जी इसमें तो बहुत अच्छी लगती है बिल्कुल। ओके और ये कौन सा वाला हमारा ऑमलेट है? जी ये ज़्यादातर जो है वो मेमन फैमिलीज़ में ये ज़रा बड़ा पसंद अच्छा, किया जाता मेमन है, उस साइड कम्युनिटी पे में बहुत बहुत ज़्यादा बनता लोग, है। हाँ। तो ये हम लोग उनसे थोड़ा सा इंस्पायर्ड हम ये ले रहे हैं। इसके अंदर बाकी वही आपकी चॉइस है, जो वेजिटेबल्स मौजूद हैं वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ बनते ज़्यादातर ये अपना सिंपल ऑमलेट बनाते हैं, या उसके साथ हम लोग बना लेते हैं चीज़ ऑमलेट। तो ये तो सबको ही आते होते हैं, ये हम थोड़ी सी आपको डिफरेंट बता रहे हैं। चीज़ भी डाल रहे हैं, ये क्या, ये आलू हैं? आलू हैं, आलू ये डाल कच्चे दें, हैं? कच्चे हैं बिल्कुल, और बिल्कुल छोटे छोटे कट किए हुए हैं, इसीलिए कि इनको जो है वो अच्छा टाइम इसमें जितना मिल जाएगा उसमें ये रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल, ये बस मुझे इसको मैं एक हम पैन में इसको निकालेंगे। ये देखिए, मैंने कहा ये मैं डाल दूँ इसके ऊपर ज़रा हरी मिर्च भी, ठीक है ना, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन। अच्छा, और यहाँ पे मैं इसके ऊपर नमक जी ज़रूर डालूंगी, Seasoning इसके अंदर बिकॉज साथ साथ- वेजिटेबल्स को हमने हमेशा फ्लेवर करना है। होता ही है कि हम जब वेजिटेबल्स को फ्लेवर नहीं करते ना तो वो इम्बैलेंस आ जाता है। अच्छा अच्छा ये देखें, ये घर के, ये मेरे बेटे ने बनाए हैं, घर में उगाए ये हैं। आपके बेटे ने जी, उगाए हैं ना? उसको बहुत शौक है गार्डनिंग का। तो ये चेरी टमाटोज जो हैं वो हमारे स्पेशली ऑमलेट्स में आपको पता है कि बहुत अच्छा इनका फ्लेवर आता है, और ये आप इसके अंदर डाल दें, या फिर इसको आप सेपरेटली जो है वो, मैं इसके ऊपर अभी एक जो है वो थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, बाकी मजीद भी हम इसी में, अच्छा ये अब इसी स्टेज पे ना मैं थोड़ी सी कैरेट्स इसमें डाल दूंगी, तो ये क्योंकि इतनी बारीक कट हुई हुई है कि ये कुक हो जाएंगी। आप ये देखें व्यूअर्स कि ये ऑमलेट है कितना हेल्दी। अच्छा, आप इसी स्टेज से इसी वाले जो हम बना रहे हैं ना बेस, आप समझ लें वेजिटेबल्स की, इससे हमने दो तरह के आपको ऑमलेट बनाना सिखाने हैं। पहले हम वेजिटेबल्स एक ही तरह से कुक कर लेंगे दोनों, और उसमें जब वो अच्छे से टोस्ट हो जाएंगी, अच्छा इसमें सीजनिंग हमने ऐड की है, मैंने नमक डाल दिया इसमें, ओके नमक डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, थोड़ी सी हमने इसमें मिर्च डाल दी, बस नमक इसमें आई ऑलरेडी था, ठीक। क्योंकि देखिए हमने एग में भी तो अभी डाल दिया ना इसके अंदर, और इसके अंदर हमने थोड़ी सी धड़ा मिर्च डाल दी है, नॉट टू मच, बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा फ्लेवर इसमें आप कोशिश क्या करें कि जो आपको ग्रीन चिली इसका है, क्योंकि वो एक इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से उसमें से निकल के आता है। ठीक है। अब अगर ये आपको इस स्टेज पे लगे कि ये अभी आपका जो वेजिटेबल्स हैं वो, क्योंकि बेसिकली वेजिटेबल ये होता है कि वेजिटेबल का क्रंच रहना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा ये वाला कॉन्सेप्ट इतना फॉलो नहीं किया जाता। अगर आपको लगे तो इस स्टेज पे आप बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको कुक कर सकते हैं कि भाई बिल्कुल आलू और गाजर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, अब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हमें लग रहा है कि हो गई है, अब हम इसमें थोड़ा सा टमाटर डाल देंगे जो हमने क्यूब्स कट किए हुए हैं, लेकिन सारे डाल। जब ये थोड़े से सॉफ्ट होंगे फिर हम इसमें स्पिनच डालेंगे, पालक डालेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो दूसरी तरफ मैं ये भी ऑन कर दूँगी ताकि मैं फिर एक दो पराठे भी साथ में आपको बता दूँ, ये उतनी देर हीट हो जाएगा पैन। अच्छा, आप अगर हमें इंग्रेडिएंट्स बता दें। जी जी, इंग्रेडिएंट्स इसके लिए बिल्कुल मैंने आपको बताया सिंपल हमने लिए हैं। एग्स ले लिए हमने, कुछ हमने बीट करके रख लिए हैं, कुछ हमने सेपरेट भी रखे हुए हैं, और उसके साथ हमने ले लिए हैं हरा प्याज है। इन सारी वेजिटेबल्स को आपने अच्छा सा चॉप करके रखना है। शिमला मिर्च है 1 कप, हरा प्याज 1 कप है, पालक है 1 कप, हरी मिर्चें हैं 4 से 5 अदद, टमाटर 1 कप लिया, प्याज भी हमने 1 कप लिया चॉप कर लिया, आलू 1 कप लिया हमने, बैंगन 1 से 2 अदद लिए हैं, चीज़ स्लाइसेस अपनी चॉइस से ले लेंगे, नमक और लाल मिर्च आप हस्बे जायका लेंगे। उसके साथ अब हमें पराठे के लिए हमने मैदा ले लिया, उसको हमने अच्छे से जो है वो ऑयल थोड़ा सा उसमें ऐड करना है, उसके साथ सॉल्ट ऐड करना है, और उसको हमने बिल्कुल जैसे आप आटा गूंदते हैं उस तरह से गूंद के आपने रख लेना है। ये देखिए अभी सिंपल मैंने बेस जो है वो पेड़ा बनाया, और उसको अभी हम इस वक्त बेल रहे हैं। मैंने क्योंकि कुछ पेड़े करके रखे हैं, एक मैंने कहा मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, क्योंकि अक्सर होता है कि भी जो बाहर से मिलते हैं उस तरह के जो है वो हमें अक्सर घर वाले कंप्लेन करते हैं कि वैसा टेस्ट नहीं आ रहा, या उस तरह के पराठे घर पे नहीं बनते। अच्छा, इसमें आपने घी ऐड करना है, ये एक पॉइंट याद रखिएगा कि आप पराठों में जब घी अंदर लगाते हैं ना तो फिर उसका जो एक क्रिस्प बहुत अच्छा आता और है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स, इतने बड़े बड़े पराठे मत बनाया करें। बात ये है कि एक्चुअली जो साइज़ अभी आपके पास पराठे का है उससे ज़्यादा बड़ा पराठा होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये क्योंकि एक इतना काफ़ी है एक एडल्ट के लिए। हम जब इतने बड़े बड़े पराठे खाते हैं ना फिर वो गंदी हैवी फीलिंग होती है। कैप्सिकम भी अब इस पेस्ट पे डाल दिया हमने, शिमला मिर्च भी डाल दी। अच्छा जी, ये देखें, ये बिल्कुल सिंपल, मैं आपको जो एक बेसिक घरों में भी यूज़ होता है मेथड वो बता रही हूँ। इसी को आप चाहें तो आप इसको कट्स लगा के भी बल दे सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली क्योंकि अगर हम मैदा यूज़ करेंगे ना तो बहुत अच्छे आपके जितने बल वाला पराठा होगा ना उसका क्रंच बहुत अच्छा आएगा। नॉर्मली क्या ज़रा चक्की के आटे का उस तरह का नहीं आता, वो थोड़ा सा सॉफ्टनेस की तरफ उसका ज़रा ज़्यादा होता है। ये देखें, ये बिल्कुल ईजी और देसी जो एक मेथड है ये उससे हमने बनाए हैं, और आप देखिएगा कि बल इसके उसी तरह से निकलेंगे और बहुत जो है वो इजी
आपको ये देखें नज़र आएगा, ये देखिएगा, ये जैसे मैंने करके रखे हुए थे। थोड़ी देर आप जो भी पेड़ा बनाएं उसको आप थोड़ी देर रेस्ट दें तो वो एक बहुत अच्छा जो है ना वो बाद में आप बेल सकते हैं। और आप ना इस तरह अगर वेजिटेबल्स को कवर कर दे तो आपको ऑयल भी डालने की ज़रूरत नहीं, बहुत मतलब आपको और पानी नहीं डालने की ज़रूरत उसके अंदर, क्योंकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा अगर उसमें ऑयल भी आ जाएगा ना तो फिर वो अंडा उसको पकड़ेगा नहीं। अब ये वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट कुक हैं। अच्छा, इसमें इनको अब हम ना इस स्टेज पे हाफ कर लेंगे। हाफ हमने ये जो पैन पहले इसके अंदर हम डाल देंगे ताकि हम अगेन जो अपना सेकंड वाला है वो इसी में बना लें। हाफ इसी में रहने देंगे, हाफ उसमें डाल देंगे। और स्पिनच भी अभी डालनी है ना जी, पालक के बाद हाफ करूं? नहीं, पालक डाल के फिर कर लेंगे क्योंकि वो एक थोड़ी सी एक्चुअली सिर्फ हमने ब्लांच करनी होती है। इसको कट करके अच्छे से वॉश कर लें। ये देखें व्यूअर्स, अब बताएं कि कौन अपने ऑमलेट में इतनी सब्जियां डालता है? कोई भी नहीं डालता। इस किस्म का अगर आप हेल्दी 1-2 अंडे का या इवन 1 अंडे का इतनी सब्जियां डाल के ऑमलेट बना लेते हैं तो मुझे बताएं कि कौन सा बंदा है जो वो घूम के कह सकता है कि यार हमें हमारी सब्जियां नहीं दिन की पूरी होती, और ये फिर भी हेल्दियर ऑप्शन है क्योंकि सब्जियां इसमें ओवर कुक्ड नहीं होती हैं। एग्जैक्टली, जो एक प्रॉपर आपको वेजिटेबल्स का एक जो न्यूट्रिएंट कंटेंट आपको मिलना चाहिए वो इस तरीके से आप तक पहुंच जाए। बिल्कुल। ये इसमें हम इस साइज से बड़ा पराठा व्यूअर्स आपको ज़रूरत ही नहीं है, गरम गरम है, इससे बड़ा पराठा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर 1 पर्सन। मैं ज़रा सा सारी अपनी चीज़ें मिक्स कर लूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हाफ आप इसमें डाल दें। बिल्कुल ठीक, ओके। और हाफ ये हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर हम इसमें जो है वो अंदर डाल देंगे, ये वेजिटेबल्स इसके अंदर डाल देंगे गरम गरम जी 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 गरम गरम ही हम इसमें डाल देंगे। और होगा ये कि जब हम इसको पैन के कितनी अच्छी खुशबू जो है वो आप देखेंगे पालक की और सारी वेजिटेबल्स की जो है ना। और ये हमारा ऑयल आ गया, ये डाल दूँ इसमें? जी बिल्कुल। ये देखिए, अब देखिए ना व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं ना खुद भी घर पे, इतना कोई मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड काम तो है नहीं। ये आपने नीचे ऑयल डाल दिया और ये हमने पूरा डाल दूँ? जी जी, पूरा ये डाल दें। एक थोड़ा देर जब सेट होगा तब हम इसको टच करेंगे और इसको दोबारा हम जो है ना वो टर्न करेंगे। थोड़ी देर इसीलिए इसका कवर भी निकाल लिया था। एक काम बस आपने करना है व्यूअर्स कि सब्जियां ना अंदर एक ढेरी बन जाती है, थोड़ी सी उसको स्प्रेड कर दें अच्छे तरीके से, स्प्रेड कर दें ताकि आपकी एग की शेप जो है वो बिल्कुल सही होल्ड हो जाए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इस साइड पे हमारा ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं हल्का सा ये कवर डालने लगी हूँ ताकि वो आराम से ऊपर नीचे दोनों साइड से कुक हो जाए। और मैं हीट इसकी कर रही हूँ लो, इसलिए क्योंकि एग ने अभी कुक होना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा उसकी तेज़ आंच कर दी ना तो नीचे से अंडा पूरा पक जाएगा और अंदर से लिक्विड फॉर्म में होगा। बिल्कुल। और ये हमारे पराठे आ गए बिल्कुल आपके सामने। जो है जैसे घर में देसी हमारा सुबह के टाइम नाश्ता बन रहा होता है और क्विकली उसी वक्त ये सारी चीज़ें आपने आटा आपने गूंद के रखा हुआ है, अंडे हर वक्त मौजूद होते हैं, वेजिटेबल्स ये पड़ी होती हैं घरों में, सिंपल हमने जो है वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। इनके साथ आप फ़ौरन से एक बहुत अच्छा बेहतरीन और वेरिएशन देखें। बच्चे हों जैसे पॉइंट ऑफ व्यू से या बड़े भी इवन एक ही जैसा नाश्ता कर करके फेड अप हो जाते हैं। कुछ चारे होते हैं, यही तो सबसे बड़ा हर बंदे का इशू होता है कि भाई हर वक्त जो है वो वही खाना फिर हम कहते हैं कि बच्चे नाश्ता नहीं करते, असल में दे गेट बोर्ड। यस, ऐसा ही है, वो बोर हो जाते हैं। और वही है कि भी अब वही अंडे हैं, वही चीज़ें हैं, उन्हीं के साथ हम क्या वेरिएशंस निकाल सकते हैं। मैंने बताया ना कि हम लोग सिर्फ बस वो 1 से 2 कर लेते हैं कि प्याज डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी और उसको बस ज़्यादा अगर है बहुत तो बस सिर्फ ठीक है चीज़ उसके अंदर अपने ऐड कर दी। लेकिन ये अगर आप देखें तो ये कितनी डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी और कौन फिर इन चीज़ों को जो है ना वो मना कर सकता है। इसको कवर ही करूँ या अनकवर्ड कुक करूँ? जी, आई थिंक हो जाएगा अभी। ना करूँ कवर? नहीं। ये देखें, साथ साथ आपके पराठे भी तैयार हो गए। और जो दूसरा ऑमलेट बनाना है वो क्या है? जी, दूसरा ऑमलेट हमने जो बनाना है ना, ये देखें, ये तीसरा स्टेज पे 3 हमने आपको दिखा दिए। तीसरा वाला जो हम बनाएंगे ये वेजिटेबल स्टेज पे, इसको हम जब फ्लेम पे रखेंगे और उसके बाद ये अंडा हमने बीट नहीं किया हुआ, ठीक है। आप 2-3 अंडे इसके ऊपर तोड़ लें, हमने ये तोड़ के रखे हुए, तो इसको हम एक अंडा जैसे एक साइड पे एक साइड पे इस तरीके से हम वो, यानी कि जैसे आपको एक हाफ टाइप जी आपका जो एक हाफ एग होता है उस तरह का आपने, और इसके ऊपर हम नमक डाल चुके हैं? नहीं, वो हमने इसी में ही ऐड करना है और इसके ऊपर जब हम सर्व करेंगे तो तब फिर हम इस पे सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के, जैसे हम अपना एक हाफ एग लेते हैं उस तरीके से हम इसको लेंगे। बिल्कुल सही है। ये वाला मुझे दिखाइए।
आपने इंग्रेडिएंट्स बता दिए? जी, जी। बिल्कुल सही है, तो वो भी हो गया। तो व्यूअर्स जैसे कि आप देख रहे हैं, अब जिस तरह ये ऑमलेट, अभी हम इसको थोड़ी देर जी, क्योंकि जब आपको लगेगा कि सेंटर से कुक होने लग गया तब हम इसे टर्न करेंगे थोड़ी देर, क्योंकि हमने फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखा हुआ है। बहुत तेज़ करेंगे तो जाहिर है कि वो एक जल जाएगा साइड से और पूरा प्रॉपर कुक नहीं होगा। तो हम चाह रहे हैं कि इसको जब इसी तरीके के साथ हम टर्न करेंगे और दूसरे पैन में हम इसको निकालेंगे तो ये बिल्कुल स्लाइसेस के फॉर्म में आप इसको लेके सर्व इसी जब इंसान एक अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट कर लेता है ना सुबह के टाइम, अब हैवी से मुराद ये नहीं है कि पराठा इधर ओके, फिक्र ना करें, मेरी तैयारी पूरी होती है। पराठा हमारा डन हो गया जी। अच्छा, सो नेक्स्ट और जो दूसरा ऑमलेट है वो हम ये वाला, अब हम इस पे ऑमलेट, ये वाला एग जो है वो दूसरा रेडी करके दिखा दें। ये देखिए दूसरा रेडी करके दिखा थोड़ा सा दें। फ्लेम हमने बस सिर्फ ये पैन थोड़ा सा गर्म हो जाए और फिर हमने बड़ा ही जेंटली जो है ना ये दोनों अंडे आप इसके और ऊपर, इसका भी अगर हमें छोटा क्योंकि इसमें ढक्कन कोई अगर मिल आपके जाता है पास एग हमारे यहाँ पे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे थे, एग अगर आपके फ्रिज में होंगे तो बहुत आपको पता है कि अच्छे से वो टूट जाएंगे और उसकी जो जर्दी है वो आपकी बिल्कुल भी मैसी नहीं होगी। तो अभी इस तरह करके डाल दूं ऊपर से? हाँ, एक तरफ डाल देंगे। आपको पता है वो अंडे जो है ना जी वो थोड़े रूम टेम्परेचर में थे, इस वजह से थोड़े से वो इस तरह हो गए। ये देखिए, अच्छा अब इस ये आप पे थोड़ा सा धनिया इसमें ऊपर से डालें। अब ये वही देखें इंग्रेडिएंट्स, वही बेस, उसी से हमने आपको 2 से 3 ऑप्शंस जो हैं वो बता दिए। ये देखें, और अब आपने इसके ऊपर से अगर काली मिर्च, नमक, व्हाटएवर डालना वो है, आप वो तो आप जब आप सर्व कर रहे हैं उस वक्त पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, ये काफ़ी हद तक हाँ अपने आप को अपनी पोजीशन को होल्ड दोनों कर ही, हाँ दिखाएं। ये अब आप ही हिम्मत जी, करें। एक और भी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤੀ ਨਾ ਕਰਾਣਾ ਸਾਡੀ ऑनर। अच्छा आय हाय आय हाय 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 ये एक्चुअली में कर दिया ना, निकाल दिया ना कीमा। एक्चुअली में इसका तरीकाकार ये है कि हम इसको जो दूसरा वाला पैन है ना वो डबल पैन में, मतलब हम इसको टर्न कर लें ना वो वाले पैन में एक तरफ से। बिल्कुल ठीक है, हम ब्रेक तो की वो तरफ जा रहे हैं सबसे व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। 3 डिफरेंट किस्म की एग्स की ऑप्शंस ये देखें, यहाँ पे वहाँ पे हमने आपको ऑमलेट करके दिया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमने आपको रेडी करके दी हैं। ये हमारा एक ऑमलेट हो गया, और दोनों एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स एक ही हैं दोनों के, लेकिन उनका थोड़ा सा शक्ल फर्क है। अभी आप इस तरह के स्टाइल में और ये पैन में ही आप सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल, जिसको जो जैसा पसंद है उस तरीके से आप बना के, और बस आपने इसको कवर्ड रखें ताकि उसके अंदर स्टीम थोड़ी क्रिएट हो जाए, ऊपर से एग कुक हो जाए, एंड यू आर डन। जी तो अब इससे ज़्यादा आसान खाना आपको क्या हम बनाना बताएं। और बाय द वे इतने मज़े की ये रेसिपीज़ हैं कि ये आप एज इट इज़ भी एज लंच भी खा सकते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि देखिए सारा कुछ इसमें वेजिटेबल्स भी मिल रही हैं आपको, प्रोटीन का भी आपका पोर्शन आ गया, साथ पराठा आप ले लेंगे तो देन आपका कंप्लीट एक मील रेडी हो जाएगा। अच्छा, इसको एज इट इज़ ही हम सर्व करेंगे, इसको आप टर्न करने की, क्योंकि उसी में से फिर हम स्लाइसेस अपने ले लेते हैं और इसी को आप चाहें तो आप स्टीम दे सकते हैं। टोटली आपको हमने डिफरेंट 2 से 3 ऑप्शंस बता दिए। ये देखिए बिल्कुल ठीक। तो अब हम जाएंगे ब्रेक की तरफ व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा, फौरन ही वापस आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आजकल लोग सोशल मीडिया फॉलोइंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, लेकिन ये नहीं रियलाइज़ करते कि सोशल मीडिया फॉलोइंग डिफरेंट जगहों की, डिफरेंट इलाकों की मुख्तलिफ होती है, और उसकी फ़ाइनेंशियल वैल्यू भी फिर मुख्तलिफ होती है। जैसे कि अगर कोई अमेरिका में इन्फ्लुएंसर है और उनके 30,000 फॉलोअर्स भी हैं, तो उनका मुकाबला लगाया जाएगा उस बंदे के साथ पाकिस्तान में जिसके ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स है, बिकॉज़ वहाँ पे एक तो फॉलोइंग इतनी आसानी से मिलती नहीं है, दूसरी बात हम तो कोई भी हरकत पाकिस्तान में कर आके अपने आप को फॉलो करवा लेते हैं, एंड ऑफ कोर्स रुपये की वर्थ वर्सेस डॉलर की वर्थ या पाउंड की वर्थ या तो ये सब चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी पाकिस्तानी यंग लेडी हैं जिन्होंने अपनी जगह इंटरनेशनली अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग के थ्रू एंड ऑफ कोर्स अपने काम के थ्रू बनाई। इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि इनके ऑलमोस्ट 200K के करीब फॉलोअर्स भी हैं, और ये सारे अमेरिका में रहते हुए इनके फॉलोअर्स गेन हुए, और बेसिकली तो इनकी फॉलोइंग वहाँ की है, और एक्सपर्ट्स भी बहुत इनको फॉलो करते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा इनको फॉलो करते हैं। सो आज हमारे साथ एक होस्ट, एक इन्फ्लुएंसर एंड एक फैशन डिज़ाइनर है। हमारे साथ आमना
इनाम है। अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप जुगन? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। मैं भी आपका बल्कि जब पेज देख रही थी सोशल मीडिया का तो मैं आपसे यही बात कर रही थी कि ये इतनी ज़्यादा फॉलोइंग, बिकॉज बाहर तो अगर आप 10,000 को क्रॉस कर जाएं तो आपको इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। बिल्कुल 10,000 फॉलोअर्स, बिल्कुल ऐसा ही है। और आपके माशाल्लाह हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि ये पाकिस्तान, अमेरिका, बेसिकली तो आप पाकिस्तानी एंड बॉर्न इन पाकिस्तान, जी जी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अमेरिका जाना कैसे हुआ? बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले जब आपके बारे में जाना ही नहीं जाएगा तो हम आगे बात का सिलसिला कैसे बढ़ाएंगे। ऑफ कोर्स मैं सबसे पहले पीटीवी की सारी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे दावत दी आपके साथ साथ, और मुझे जर्नी शेयर करने का मौका भी दिया। मैं एक्चुअली 2015 में अमेरिका गई, और जाने का मकसद 11 साल, तकरीबन 11.5 साल पहले कह सकते हैं आप। हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ जाके मैं और मेरा बेटा, हम दोनों ने वहाँ पे, हमारे लिए माहौल नया था, जगह नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान का माहौल अलग, अमेरिका का माहौल अलग, ज़िंदगी एक नई दुनिया, राइट? हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पे गए तो हम एक अपना वहाँ पे मतलब इमिग्रेशन पर्पस के थ्रू ही गए थे। ऑफ कोर्स हम लोग जब गए थे तो वहाँ पे हमारा रहने का कोई इरादा नहीं था, हम सिर्फ माहौल देखने गए थे। और सीधी बात है कि भाई चलो बंदा 3-4 साल निकाल ले, हाँ, आपको पासपोर्ट मिल जाता है, फिर आगे बंदा, और वो एक प्रॉपर लीगल रूट है, एक दफा पासपोर्ट आ जाए फिर आप नॉन रेजिडेंट होकर कहीं पे भी रह सकते हैं। बिल्कुल। तो हम लोगों ने भी ऐसे ही अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, एक नया मुल्क, एक नए लोगों के साथ। लेकिन वहाँ पे मुझे रहकर अंदाज़ा हुआ कि मेरे ख़्याल में ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे मैं अपने बेटे की अच्छी ग्रूमिंग कर सकती हूँ, उसकी तालीम का सबसे पहला सवाल उठता है। और मैंने कहा चलें जी, यहाँ पे हम लोग रहते हैं। वहाँ से मैंने ज़िंदगी शुरू की अपने बेटे के साथ। लेकिन I'm a single mom, I'm independent lady, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मैंने बेटे को अकेले रेज़ किया, और मेरे ख्याल में बड़े चैलेंजेस थे उस वक्त। छोटा कितने सालों का था जब गया था? ही वॉज आई थिंक 6.5 ईयर, ऑलमोस्ट 7 लगा लें, अब 7 साल का बच्चा। और उस वक्त बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ा था जब हम लोगों ने स्ट्रगल शुरू की थी दोनों ने। और लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सेटलमेंट हुई। हमने वो स्ट्रगल क्या थी? क्योंकि देखिए मर्द तो बहुत घबराते हैं जाने से पहले, आप यार वहाँ जाके क्या करेंगे। ख़वातीन फिर भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर चली जाती है, और मेरी बहुत सी दोस्तें ऐसी हैं इमिग्रेशन पर्पस के लिए ही गई, और जब वहाँ पे गई और जब वो वाली सारी चीज़ें करनी पड़ी, जैसे कि किसी फास्ट फूड चेन में सफाई की नौकरी मिल गई, या किसी कॉफ़ी शॉप के अंदर लोगों, मतलब अगेन कॉफ़ी भी सर्व करने के लिए आपकी सीनियरिटी चाहिए होती है, कॉफ़ी बनाने के लिए चाहिए होती है, कॉफ़ी सर्व करने के लिए चाहिए होती है, तो वहाँ पे भी आपको भांडे बर्तन धोने के लिए या झाड़ू पोछे के लिए रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अक्सर लोग मैनेज ही नहीं कर पाते। हमारा आप ये देखें जुगन, यहाँ पे हम लोग तो पानी का ग्लास भी पीते हैं, तो जाहिर बात है वो हमारे घर में बहन भाई मुलाजमें और सब कुछ होते हैं, राइट? हाँ, स्टाफ होता है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, आपके लिए हर चीज़ नहीं है, वहाँ पे हर चीज़ नहीं है। मुश्किलात बहुत थी जी, जाके आपको काम भी करना पड़ा। मेरी पहली जो जॉब थी, मैं तो सबको बताती हूँ कि मैंने जो अपना स्टार्ट लिया था, मैंने एक सबवे के स्टोर से स्टार्ट लिया था, क्योंकि मेरे लिए वहाँ पे बहुत मुश्किल था। एक फास्ट फूड चेन था, उसमें जाके हमने जॉब शुरू की। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा कॉलेज भी था, क्योंकि मैं साथ साथ पढ़ भी रही थी माशाल्लाह। तो मैंने वहाँ से अपना, जब फैशन इंडस्ट्री के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन मुझे वहाँ पे मैंने जाते ही वहाँ पे अपना जॉन कैसाब्लांका शुरू किया था कॉलेज, जो कि वहाँ जहाँ पे रनवे फैशन और बैक स्टेज को पढ़ाया जाता है। वहाँ पे बाकायदा क्लासेस होती हैं, बाकायदा वहाँ पे डिप्लोमाज होते हैं। तो आपने डिप्लोमा लिया या कोर्सेज? मैंने प्रॉपर 2 साल का वहाँ से ग्रेजुएशन की। तो बेसिकली आपने डिग्री ली? बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह। वहाँ से मैंने जॉन कैसाब्लांका से सारा कुछ सीखा। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, छोटा बच्चा, मेरी जॉब और मेरा कॉलेज, ये तीनों मैंने साथ साथ किए माशाल्लाह। और उसके बाद फिर जब ये कंप्लीट हो गया, शुक्र है कि स्कूल गोइंग एज का था। हाँ, स्कूल गोइंग, तो वो डे केयर वाला मसले से बिल्कुल डे केयर वाला मसला नहीं था जी, वो मैंने नहीं देखा। लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्तों को साथ साथ वो भी फेस करना पड़ता है वहाँ से। वहाँ पे तो डे केयर में अगर डालना है तो बेसिकली आप ये सोचें कि आप जॉब जो कमा रहे हैं वो सारे पैसे आप डे केयर को दे रहे हैं, या फिर इससे तो बेहतर है आप घर पे खुद ही बच्चे को संभाल दे रहे हैं, या फिर आप नैनी को दे रहे हैं। ऑफ कोर्स यही तो वहाँ पे इस बात पे कंप्लेन करते हैं ना सारे कि भाई वी हैव डे केयर सिस्टम, मगर डे केयर सिस्टम की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि फिर जो बंदा कमा रहा है, एक मतलब अगर मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं, तो जो एक बंदे की पूरी कमाई है वो डे केयर में जा रही है। इसीलिए तो बहुत से लोग घर पे रहना प्रेफर करते हैं। लेकिन आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं था। बिल्कुल। तो मैंने फिर वहाँ से अपना कॉलेज कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और जब ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो वहाँ पे हमारे पास हमारे कॉलेज में ही
लोग आते थे जो डिफरेंट ब्यूटी इंडस्ट्री के लोग, फैशन इंडस्ट्री के लोग थे, जो आपको वहाँ से आके पिक करते थे और अपनी फर्म्स के लिए आपको सिलेक्ट करते थे। तो मुझे वहाँ से सिलेक्ट किया गया ग्रेजुएशन वाले दिन ही। बहुत फेमस कंपनी है, आपने भी सुना होगा, ब्यूटी कंपनी है, मैरी के कंपनी, इट्स अमेरिकन कंपनी। उन्होंने मुझे वहाँ से पिक किया। हर नेम इज़ लीसा जॉन्स, हमारी जो डायरेक्टर थी, उन्होंने मुझे वहाँ से पिक किया कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है तो मेरी सेल पर्सन बहुत अच्छी हो सकती हो। लेकिन वो तो एक पिरामिड स्कीम है। हाँ, लेकिन वो है, बिल्कुल है। लेकिन उनका जो जॉन कैसाब्लांका का हमारे हर वीक में जो टैलेंटेड बच्चे होते थे, जो ग्रेजुएशन के पास जा रहे होते थे, डिफरेंट फर्म से लोग आते थे और आके वहाँ से बच्चों को उठा के अपने ले जाते थे उनके। तो जिस तरह आपको उन्होंने पिक, हाँ, जैसे उन्होंने हमें पिक किया वहाँ से जी, उन्होंने हमें पिक किया। पिक करने के बाद मैंने 4 साल ब्यूटी मैरी की कंपनी के लिए काम किया और फिर मैंने जनाब रेड जैकेट भी ली वहाँ से। फिर मुझे उन्होंने पिंक कैडिलैक की भी ऑफ़र की, लेकिन मेरे कुछ पॉइंट्स कम थे जो कि मैं नहीं ले सकी। फिर मैं सेमिनार्स अटेंड करती रही, पूरे अमेरिका में मैंने सेमिनार्स किए। मैरी की कंपनी के 10-10 हज़ार बंदे का क्राउड होता था, हम लोग जाते थे, वहाँ पे हमारी मीटिंग्स होती थी। हम लोग कभी डैलस में, उसका हब है, मेन हेडक्वार्टर डैलस में है अमेरिका में, वहाँ गए। वहाँ से हमने फिर 4 साल के बाद, तकरीबन 3.5 साल के बाद, 4 साल के बाद कोविड आ गया। वो जो कोविड का टाइम था, उस वक्त वो बहुत मुश्किल का टाइम था। उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें कुछ ऐसा शुरू करना चाहिए जो तुम्हारा अपना ब्रांड हो, तुम्हारी अपनी पहचान हो, तुम्हारा फैशन से एक ताल्लुक़ है, तुमने पढ़ा है, तुम रनवे को समझती हो, तुमने कलर्स के ऊपर काम किया है, तुमने इतने सारे। मैंने उस वक्त कैल्विन क्लाइन का शूट जो था वो मैंने डिज़ाइन करवाया था उस वक्त 2016 में। बैक स्टेज मैंने काम किया था। हमारे मार्टिन लेक के नाम से हमारे कोरियोग्राफर थे और फोटोग्राफर, उनके साथ कैल्विन क्लाइन सीके एक इतना बड़ा ब्रांड है, उसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर पूरा 1 महीने का प्रोजेक्ट था जो हमने किया सारों ने मिलके। वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, शूज़ का एंड बैग्स का। बिल्कुल सही। हाँ जी, वो हम लोगों ने इकट्ठे किया, तो वो मेरे पास एक आप कह सकते हैं प्रोफाइल एक्सपीरियंस था उस वक्त। वो जब हमने किया तो उसके बाद फिर कोविड जैसे ही आया तो मुझे लगा कि अब सारी दुनिया तो बंद हो गई, कोई ब्यूटी इंडस्ट्री भी बंद हो गई हमारी 4 साल के लिए। अब उस वक्त मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, तो हमारी टोटल मल्टीमीडिया प्रोडक्शंस जिनके लिए अब मैं काम कर रही हूँ, ये बेसिकली इनका अपना प्रोडक्शन हाउस है। जितने भी पाकिस्तान से और इंटरनेशनल स्टार्स जाते हैं बॉलीवुड से, वो सब वहाँ पे उनके इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ओके, हाउ वंडरफुल। हाँ जी, और वो पूरे अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं। सो सनी मल्ली साहब जो कि वहाँ के CEO हैं, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आपको कुछ घर में अपना ऑनलाइन कुछ शुरू कीजिए। तो मैंने वहाँ से फ्राइडे फ्लेक्स के नाम से अपना एक पहला ऑनलाइन, जैसे आज आप बैठ के माशाल्लाह आपका तो एक नाम है, हम आपको पसंद करते हैं, देखते हैं, आपके फ़ैन फॉलोइंग बहुत है। इसी तरह हमने शुरू किया जी फ्राइडे फ्लेक्स। इट वाज अ सक्सेसफुल शो, 60 सीज़न का था और जो वो हमने होस्ट किया 60 एपिसोड। हाँ जी, सीजन 60 हो गए तो नहीं 60 इतनी उम्र आपकी नहीं है जितने सीजन आपने कर दिए। 60 एपिसोड्स और 60 आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3 सीजन। हाँ, 3 सीजन्स आप कह सकते हैं। तो वो हमने कंप्लीट किए। उसके बाद फिर एक मेरा वो जब ख़त्म हुआ तो 10 सेशंस का था हमारा अमेरिकन ड्रीम्स बाय आमना इनाम। उसमें हम दुनिया भी एक्सप्लोर करते थे, उसमें हम जाते थे, लोगों को मिलते थे, इंटरव्यूज़ करते थे, फूड एक्सप्लोर करते थे। और इस दौरान फिर अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग भी बढ़ना शुरू हो गई। इसी वजह से बढ़ी जी। और मोस्टली जो लोग हैं अमेरिकन ब्लॉगर्स होंगे, फैशन इन्फ्लुएंसर्स होंगे, मेरी फ़ैशन मॉडल्स होंगे, फ़ैशन डायरेक्टर्स हैं, इसमें फ़ैशन प्रोडक्शन हाउसेस हैं, इन लोगों की फ़ैन फॉलोइंग है। अमेरिकन्स, मोस्टली अमेरिकन्स मुझे जो है वो फॉलो करते हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी फॉलो करती है, इंडियंस करते हैं। तो आजकल पाकिस्तान आना कैसे हुआ जान? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आजकल एक्चुअली एक कैंपेन के लिए पाकिस्तान आई हुई हूँ, जो क्योंकि मेरा अपकमिंग सीज़न आ रहा है जो कि है इजिप्ट फैशन वीक, मेरे ब्रांड का। तो हम लोग इजिप्ट फैशन वीक जा रहे हैं और उसके मीडिया ऑफिशियल मीडिया पार्टनर इरफान एहसन है। इरफान भाई हमारे फोटोग्राफर। जी जी बिल्कुल। तो उनके साथ कुछ मीटिंग्स थी और कुछ हमारे PR जो मेरी जो PR कर रहे हैं यहाँ पे, वो हैं जी ग्लोरी इवेंट्स बाय आतिफ अंसारी एंड आकिब अंसारी। सो उन लोगों के साथ कुछ मीटिंग्स थे। तो उस सिलसिला में मैं डिफरेंट एक कैंपेन, यहाँ पे डिफरेंट मीटिंग्स थी मेरी कुछ, उस सिलसिला में पाकिस्तान आई हूँ क्योंकि जी अभी शुरू हो जाएगा जून 1 से जून 7 शर्मुल शेख। तो अभी आप वहीं पे ही रह रही हैं? अभी वहीं पे मेरी, आप कह सकते हैं कि मेरी रहाइश, मेरा घर, मेरा सारा सर्कल, मेरा ब्रांड, मेरा कारोबार, हर चीज़ मेरी वहीं पर है, अमेरिका में। अमेरिका में। बट you've come here because obviously
पाकिस्तान और एक हाँ। ये भी चीज़ और थी कि एक बहाना भी मिल जाता है एक ना घर बहाना आने मिल का। जाता है, और बिल्कुल। देखें हमारी फैशन इंडस्ट्री भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत, रखती है, बहुत। हमारे फोटोग्राफर्स, जी, हमारा जी, जो जी, जी। मतलब आवर होल फैशन कम्युनिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि मैं अभी 12 साल काम किया वहाँ पे, तो मुझे अब ये लगा कि मुझे कुछ अपने मुल्क के अंदर आके भी कुछ कोलैबोरेशंस करने चाहिए। लेकिन वहाँ काम करने में और यहाँ काम करने में आपको क्या मुख्तलिफ महसूस होता है? एक चीज़ तो जो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील करती हूँ, अक्सर लोग ना स्क्रीन पे बैठ के एक्टर्स वगैरह ये कंप्लेन करते हैं। अब ये फीमेल एक्टर्स को भी अप्लाई करता है, फीमेल मॉडल्स को भी करता है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट होस्ट को भी। पाकिस्तान में अक्सर, खैर होस्टिंग नॉट सो मच, क्योंकि हम लोग की एज अगर ज़्यादा बढ़ भी जाए तो इतना वो होता नहीं है, हमारी कैटेगरी नहीं चेंज हो जाती। हाँ, बिल्कुल। बट एक्टिंग में सडनली जब आप पाकिस्तान में 35 को क्रॉस करते हैं या 30 के करीब पहुंच जाते हैं, तो मॉडलिंग का भी आपका करियर लोग प्रिज्यूम करते हैं कि ख़त्म हो गया। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा साइजेस के मसाइल, एक्टिंग में तो अक्सर खवातीन स्क्रीन पे कहते हैं कि भाई यहाँ पे आप हमें अम्मी बना दिया उस बंदे की जिसकी हम पहले बीवी प्ले करते थे बिल्कुल, बिल्कुल। या लव इंटरेस्ट करते थे। तो एजिज्म और बॉडी साइज का बड़ा मसला है मुझे लगता है, आप क्या कहेंगी? बिल्कुल ऐसे ही, यही तो एक डिफरेंस मतलब है। आपने क्या डिफरेंस, क्योंकि मैं तो अपने उस एक्सपीरियंस से बात करती हूँ, इवन व्हेन आई वाज इन कॉलेज इन कनाडा व्हेन आई वाज 17 और एक अरसा मैंने वहाँ पे गुजारा था, तो वन थिंग जो मैं बार बार नोटिस करती थी वो ये करती थी कि यार यहाँ पे तो अब ऑब्वियसली हाई फैशन उस वक्त एक मुख्तलिफ बात थी, उस वक्त साइज 0 ही होता था, बिल्कुल। लेकिन अब तो 65 ईयर ओल्ड खातून भी रैंप पे चल रही है। यही तो मैं एक बता रही हूँ कि दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन यूएस फैशन इंडस्ट्री एंड पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री। जुगन, वहाँ पे जो आपको है, वहाँ पे सेगमेंट्स मिलते हैं बाकायदा जो कि एजलेस ब्यूटी के नाम से होते हैं, जिसके लिए मैंने 3 सीजन्स पे काम किया है। उसमें 60 प्लस जो कि एक पेजेंट्री क्वीन थी, मिसेस वाशिंगटन डीसी, उसने वॉक की थी प्रॉपर गाउन पहन के, बड़ा अच्छा अपना पेजेंट क्राउन पहन के। यही एक डिफरेंस है जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ। वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे काम किया जाता है, हर औरत को हक है खूबसूरत दिखने का, हर औरत खूबसूरत है वो, और साइज प्लस साइजेस पे बहुत काम किया और जाता है। मॉडेस्ट फैशन इज बिल्कुल, अब बिल्कुल। आप ऐसी भी खवातीन वहाँ पे रैंप पे देखती हैं जिन्होंने हिजाब पहना हुआ है, हिजाब पहना हुआ और है। कोई उसके ऊपर बात ऑड नहीं होती। आई एम सॉरी व्यूअर्स, मुझे ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में जैसे ही कोई बच्ची अगर हिजाब पहनना शुरू कर देती है और वो इंडस्ट्री में काम कर रही है तो उसको काम मिलना खत्म हो जाता है। इवन एक्टिंग, होस्टिंग के काम नहीं मिलते कि जी आपकी लुक ठीक नहीं है, तो एक्सक्यूज मी, अपने कल्चर और अपने उसके साथ रहते हुए अगर कोई बच्ची काम करना चाहती है तो उसका करियर खत्म हो जाता है। करियर खत्म हो जाता है। 2-4 ऐसी लड़कियां जो एक्टिंग कंटिन्यू करना चाहती थी बट उन्होंने हिजाब पहनना शुरू कर दिया और उनको काम नहीं, करियर खत्म हो गया। करियर खत्म हो गया। होस्टिंग का भी काम सिर्फ रमजान की हद तक मिलता था। ऐसा ही है। तो कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। वहाँ पे यही डिफरेंस है सबसे बड़ा। प्लस साइज़ को बहुत प्रमोट किया जाता है, प्लस साइज़ पे बहुत काम किया जाता है। प्लस साइज़ को सबसे ज़्यादा जो है वो प्रमोशंस मिलती हैं उनको। बाकायदा स्टेज के ऊपर आप देखेंगे कि वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ रनवे वॉक करती हैं, और उसके बाद वहाँ पे आपके एक तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। एक इम्पॉर्टेंट चीज, हाँ, कद काट हर औरत का फर्क है। बिल्कुल, कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं कद। हैं। अच्छा, देन आई रिमेंबर जब मैं इंडस्ट्री में आई थी, बिकॉज मेरा कद है 5'4", तो मुझे याद है कि इंडस्ट्री की ही कुछ मॉडल्स ने मुझे घूम के कहा तुम तो बहुत गिट्ठी हो, तुम कैसे मॉडलिंग करोगी। अच्छा, काम मुझे फिर भी मिल रहा था। रन में मैंने खुद को भी नहीं किया क्योंकि मुझे भी पता है कि 5 फुट 4 इंच पे जी कपड़ों की वो लुक नहीं निकलेगी जो 5 फुट 10 इंच पे निकलेगी। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर जरा सा लार्जर इन साइज भी हैं, अब जो बंदा 5 फुट 10 इंच का है वो 0 साइज कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता अगर वो लंबा है तो वो थोड़ा चौड़ा भी होगा, वरना वो अपने आप को कैरी कैसे करेगा? और मेरे ख्याल में अगर उसमें कर्व नहीं होगा हल्का सा तो उसके तो बॉडी के ऊपर कपड़ा जचेगा भी नहीं ना। ये भी एक फर्क है। ये एक मुझे भी बहुत ज्यादा फील होती है चीज, पर जब मैं इसको ब्रिंग अप करती हूँ तो हर बंदा मुझे कहता है भाई इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री तो ऐसी है। फैशन इंडस्ट्री यहाँ की बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ पे मैंने नहीं देखा कि आपकी जनाब टांग खींची जा रही है। आपको पूरा राइट है एज अ डिज़ाइनर, आप अपना जो भी क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ लाना चाहते हैं आपको डिस्प्ले करेंगे लोग। मैं ऐसे ऐसे इवेंट्स अटेंड करती हूँ, हम लाइन में, हम देखा जाए तो कंपटीशन में है, पर हम लाइन में डिज़ाइनर्स बैठते हैं जो हमारे लोकल अमेरिकन डिज़ाइनर्स हैं, इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स, हम लाइन में बैठते हैं, पैनलिंग होती है, डिस्कशंस होते हैं एक दूसरे के साथ। अपकमिंग सीजन हम लोग, ये यहाँ पे भी होता है, ये यहाँ पे भी होता है। ये मैं इसका क्रेडिट जरूर दूंगी जो हमारा जो एक
एक सर्टन एज ग्रुप का लॉट है और एक सर्टन इस्टेब्लिश्ड लॉट है, वो तो एक दूसरे के साथ बहुत सपोर्टिव है। बहुत supportive मतलब फहद हुसैन हो गया, अपनी कामिया रुकनी हो गए, ये राना नुमान हो गए, ये नहीं, सारे आपने आपस में। मेरी पूरी बात नहीं सुनी जुगन। मैं कह रही हूँ कि वो पैनलिंग नहीं होती खाली वहाँ पे बैठ के, वो लोग अपने डिजाइन डिस्कस करते हैं। हाँ, ये चीज बताइए, ये यहाँ पे वाली होती है? बात आपने नहीं बिल्कुल होती, सही की, हाँ। नहीं होती। वहाँ पे हम एक दूसरे के स्केचेस डिस्कस करते हैं, डिजाइन्स डिस्कस करते हैं, थीम डिस्कस करते हैं। भाई तुम्हारा क्या थीम है, हमारा ये थीम है। क्योंकि आप लोग एक दूसरे का काम नहीं चोरी करते। काम नहीं चोरी करते हम, हमारी तो मतलब ये हमने हाँ, तो, आप सोचे कि आज एक तस्वीर, आज फोटोशूट निकली है, हाँ। 6 दिन बाद उसी स्केल का ऑब्वियसली डिजाइनर पंगा नहीं लेगा, बिल्कुल। लेकिन जो जरा जूनियर डिजाइनर होगा वो उसी किस्म के लॉन के साथ कितनी ज्यादती होती है। किसी ने 12,000 रुपए की लॉन निकाली है, हाँ। उसकी फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी टाइप स्टाइल निकाल Type के style निकाल लोग के। बेच रहे होते तो यही बात है ना, वहाँ पे कॉपी नहीं होता। आपके थीम को, आपकी चीज़ को एक तो वो सराहते हैं, फिर उसके साथ फिर आपको भी माइंड में होता है कि भाई हमने एक दूसरे को कॉपी नहीं करना, एक दूसरे के साथ कंपटीशन में खड़े होना है, तो एक इज्जत एहतराम के साथ खड़े होना है। लेकिन इधर मैं अपने व्यूअर्स को भी कहूंगी कि देखें, हाँ। आप लोग अगर जाके फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी खरीदेंगे तो दूसरों की दुकानें चलती रहेंगी। बिल्कुल। जब आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, देखें एक इंसान अपना नाम बनाने में बड़ी मेहनत करता है बड़ा मेहनत लगती और अपने आप को एक सर्टेन लेवल पे पहुंचा के अगर जैसे ही वो कोई चीज़ निकाले तो कोई और उसको उस पर कॉपी कर ले तो बड़ी ज्यादती है, बिल्कुल। सालों की अगले की मेहनत जो है वो वेस्ट हो रही है। मेन चीज़ तो आइडेंटिटी बनाना ही है ना, उसी पे टाइम लगता है, वरना शिनाख्त नहीं होगी, आपका अपना नाम नहीं होगा तो लोग आपकी पहचान को कैसे ये बरकरार रखेंगे। Thank you so much, Amna. God bless you and best of luck with everything. Thank you so We much. look forward to seeing more of your work soon. थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पे व्यूअर्स हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक में जाते जाते जल्दी से किचन में भी नज़र डाल देते हैं, क्योंकि जब चीज़ें ही ऐसी बनी हैं जो जल्दी जल्दी बन जाती हैं तो उनको अगर हम ज़्यादा देर रखेंगे तो शक्ल ही बिल्कुल बदल जाएगी। जी आमना जी, जो हमने 3 तरह के आपके सामने ऑमलेट बनाए थे, बिल्कुल वो सब रेडी हैं, पराठे रेडी हैं। ये फाइनल लुक जो हमने निकाले थे। ऑमलेट्स कौन से हैं जान? जी, जो हमने ब्रिंजल ऑमलेट बनाया था वो हमने आपके सामने सर्व कर दिया। उसके साथ हमने वेजिटेबल्स सारी टॉस करके जो बीट करके एग्स डाले थे वो ऑमलेट है, और उसके साथ हमने जो बिल्कुल अपने हाफ फ्राई एग्स के साथ जो हमने बनाया था वो भी आपके सामने सर्व। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो व्यूअर्स हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान इज़ वेल नोन फॉर फल एंड सब्जियाँ, तो फलों पे बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मुझे कुछ कह रही हूँ, कुछ दिन पहले ख्याल आया कि एक तो आपको पता है ना मैं शदीद तोतली भी हूँ व्यूअर्स, तो अल्फाज को आगे पीछे घुमा देती हूँ। सो प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने प्रोग्राम पे बहुत दफ़ा बात की, हमने पोल्ट्री की भी बात की, हमने मीट की भी बात की, क्योंकि व्यूअर्स ये सब हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। एंड बीइंग द स्टेट चैनल, जब हम मॉर्निंग शो करते हैं तो हल्ला गुल्ला तो अपनी जगह, लेकिन जब आप लोग शिकायत करते हैं, जैसे कि बड़े लोग पेट्रोल के ऊपर जब गिला कर रहे थे तो बार बार प्रोग्राम पे ये बात आपको एक्सप्लेन की कि उसमें हमारी और हमारी गवर्नमेंट की फॉल्ट नहीं है, राइट? जो हालात दुनिया में चल रहे हैं उसकी वजह से। तो हमने बड़ी दफ़ा पोल्ट्री पे, उसके अलावा मीट से रिलेटेड भी बात की, उसके अलावा हमने सब्जियों की भी बड़ी दफ़ा बात की, लेकिन मुझे लगा कि फलों के ऊपर हमने कभी प्रॉपर फोकस करके गुफ्तगू नहीं की। और फलों का और फ्रूट फार्मिंग का हमारे मुल्क में एक बड़ी इम्पोर्टेंस है, और उसके साथ साथ जो उसकी एक्सपोर्ट से पाकिस्तान में पैसा आता है उसकी भी बड़ी अहमियत है। अब है तो हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल आते हैं जैसे कि हमारी कुछ चीज़ें डेटेड हैं, हम कुछ पुराने ज़माने, मुझे कहते हैं ना पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजीज़ और चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, वहाँ से भी मसाइल आते हैं। फिर कुछ माहौलियाती ऐसे मसाइल होते हैं जैसे कि मौसम, अब जो हमने अक्सर अपने प्रोग्राम पे बात की है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्बादी फिर रही है, और ये भी कुछ हमारे ज़िम्मे जाता है, कुछ इंटरनेशनली भी लोगों के ज़िम्मे जाता है, लेकिन वो भी चल रहा है। तो किस तरह इस चीज़ को मैनेज करें? और ऑफ कोर्स अगर आपके पास भी ज़मीन है, अगर आपके पास ज़मीन है और वो वैसे ही पड़ी हुई है, तो आज की गुफ्तगू से आपको बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज़ भी मिल सकते हैं कि आप फ्रूट फार्मिंग की तरफ जाके अपनी और अपनी पूरी फैमिली की ज़िंदगी एक डिफरेंट लेवल पे लेके जा सकते हैं। सो आज हम फ्रूट फार्मिंग की बात करेंगे, उससे रिलेटेड गाइडेंस भी लेंगे और जानेंगे कि हम एज अ कंट्री कहाँ पे खड़े हैं एज़ फार एज़ फलों की फार्मिंग इज़ कंसर्न।
तो मिलते हैं 3 बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं जो बड़ा एफर्ट कर रही हैं इस डायरेक्शन में। सबसे पहले ऑफ कोर्स आपको पता है हमेशा हम पूछताछ के लिए गवर्नमेंट से किसी ना किसी को बुला लेते हैं, क्योंकि हमें भी होता है ना कि हो क्या रहा है, व्हाट आर दी अपडेट्स। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आमिर साहब कि उन्होंने हमारे इस चैलेंज को टेक ऑन किया। आमिर शहजाद साहब हमारे साथ हैं, एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आमिर भाई, एक रिक्वेस्ट है, मुझे पता है कि एग्रीकल्चर में सब कुछ आ जाता है जी। लेकिन हमने स्पेसिफिकली आज फलों की आपसे Sure. बात करनी है, राइट? Yes. ओके, देन आ गए डॉक्टर राहील अनवर साहब, अनदर ब्रिलियंट पर्सनालिटी, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। अच्छा, हमने हॉर्टिकल्चर का नाम तो सुना है, आज हमें हॉर्टिकल्चरिस्ट फाइनली मिल भी गए। और करंटली आप सर्व कर रहे हैं एज एसोसिएट प्रोफेसर एट द इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, फैसलाबाद। देन अ प्रोग्रेसिव फ्रूट ग्रोअर। अब आप कहेंगे हैं, बेसिकली जो मैंने अभी गिला किया ना कि हमारे यहाँ कुछ मॉडर्नाइजेशन का भी प्रॉब्लम आ जाता है, बल्कि ये ब्रेक पे बात इनसे मैं कर रही थी कि हम लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइज्ड वे ऑफ फार्मिंग को शायद अंडरस्टैंड नहीं करते। तो उस एरिया को कवर करने के लिए, क्योंकि खुद ये एक्सटेंसिव नॉलेज रखते हैं मॉडर्न ट्रेंड्स इन फूड प्रोडक्शन में, अब्दुल्ला मसूद, अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, बॉयज़ हमारे बॉयज़ इसलिए क्योंकि अगर ये बॉयज़ हैं तो मैं गर्ल हूँ, अगर मैंने इनको जेंटलमैन और इनकी एज ग्रुप बड़ा कर दिया तो फिर मुझे भी बड़ा होना पड़ेगा। अलबत्ता ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अब्दुल्ला हम सबसे उम्र में छोटे ही हैं। तो अब आ जाते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन की तरफ। सर, फ्रूट फार्मिंग इन पाकिस्तान, आप हमें इसके बारे में क्या बताएंगे? फलों की काश्तकारी, राइट? जी, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें ये मौका दिया कि हम आके आपसे ये चीज़ें डिस्कस कर सकें। आपने एक वर्ड यूज़ किया, मॉडर्नाइजेशन। बेसिकली जो फ्रूट की जो फार्मिंग है ये बेसिकली एक मॉडर्न ट्रेंड है। पाकिस्तान में भी अब इसमें यूथ आ रही है और गवर्नमेंट थ्रू मैकेनाइजेशन इस मॉडर्न फार्मिंग को इम्प्रूव कर रही है। बेसिकली ये हाई वैल्यू क्रॉप में आती हैं। जब हाई वैल्यू क्रॉप होती है तो उसमें आपको पता है नेचुरली थोड़ी इन्वेस्टमेंट का पोर्शन बढ़ जाता है हाई और वैल्यू से मुराद ज़्यादा, इसमें एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा है और रिटर्न भी बेहतर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और इसमें जो एक्सपोर्ट की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी ज़्यादा है। तो ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल फार्मिंग से थोड़ी हट के उस कैटेगरी में फॉल करती है। तो इसके लिए थोड़ी एक जो फार्मर की साइड से एफर्ट है वो थोड़ी ज़्यादा है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ा, अच्छा, दूसरी काश्तकारी के कंपैरिजन में ज़्यादा एफर्ट जी है। जी, क्योंकि इसमें अच्छा, बहुत शायद इसीलिए लोग फल उगाने की तरफ कम जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा मेहनत और मुश्किल काम है। एक मेहनत तो मुश्किल नहीं कह सकते क्योंकि लोगों इसमें टाइम देना पड़ता है। क्योंकि आपका ट्रेडिशनल क्रॉप्स में होता ये है कि आप एक सीजनल उसकी चीज़ें हैं, उन्हीं में आप दोबारा अगेन एंड अगेन आते हैं तो वो वैसे चलती हैं। जब आप फलों की तरफ आते हैं तो इसमें आपको स्टार्टिंग फ्राम इस बेसिक प्लांटेशन से लेके आप टू एक्सपोर्ट मुख्तलिफ मराहल हैं और हर मराहल में आपको सिर्फ अपनी मेहनत के अलावा और बहुत सारी कनेक्टिविटी के लिए चाहिए। ये जो फूड की वैल्यू चेन है उसके चैलेंजेस इसमें आ जाते हैं। तो जो रवायती फार्मर्स थे कुछ वो थोड़ा शाय अवे करते थे, वो मिडल मैन से एक्सप्लोटेशन होती थी। लेकिन जैसे अभी हमारे साथ भी प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, अब जो हमारी यूथ है या नए जो हमारे फार्मर हैं या जो हमारे नए इंटर्न्स हैं वो हमसे इंटर्नशिप करके फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं, तो वो इसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा रुझान है उसका। ठीक है, अब इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया कि मुश्किल है, तो मुश्किल तो है लेकिन आप उसके साथ देखें कि अभी बल्कि बात हमने आगे जाके करनी थी, बट जो वेदर कंडीशंस चेंज हो रहे हैं उसमें ऑब्वियसली फल बहुत बुरी तरह मुतासिर होंगे। अब एक दरख्त को उगने में एक टाइम लगता है, फिर वो फल कब देगा? पहला फल उस क्वालिटी का नहीं होता यूजुअली कि आप डिस्ट्रीब्यूट मतलब वो उसको बेच सकते हैं, उस तरह से कर सकते हैं, वो ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंटल होता है। तो सालों के बाद कहीं आपका बाग लगता है किसी फल का, राइट सर? राइट और रॉन्ग? सो आप अब हमें गाइड करें। बेसिकली जो आपने बात की क्लाइमेट चेंज की, लेट मी टेल यू अबाउट हॉर्टिकल्चर, क्योंकि आपने डिस्कशन वहाँ से शुरू बिल्कुल की थी। बिल्कुल। हॉर्टिकल्चर बेसिकली 3 फील्ड्स को कवर करती है, 3 डिसिप्लिन्स को कवर करती है: फ्रूट प्रोडक्शन, वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप्स एंड देयर लैंडस्केपिंग। और ये तीनों लेबर इंटेंसिव हैं। जैसा आमिर साहब ने फरमाया कि ये लेबर इंटेंसिव जॉब है, तो इसलिए इसे हाई वैल्यू क्रॉप्स में भी कहा जाता है। सेम टाइम पे ये पेरिशेबल्स भी हैं, ये हाईली पेरिशेबल है एज कम्पेयर टू अदर एग्रोनॉमिक क्रॉप्स लाइक वीट एंड कॉटन। तो मेरा बेसिकली काम इन चीज़ों पे ही मेरा काम इन चीज़ों से ही मुतालिक है। आजकल ये जो क्लाइमेट चेंज का सिनेरियो आ रहा है, ये बैडली इफ़ेक्ट कर रहा है फार्मर की प्रोडक्शन को, यील्ड को और स्पेसिफिकली क्वालिटी को।
फ्रॉस्ट आ जाती है। 2022 का हमें सीज़न याद है कि जब स्प्रिंग में जब हम समझते हैं कि मौसम बहुत अच्छा होना चाहिए, हीट वेव आई थी, और उसकी वजह से अभी रिसेंटली जिस तरह से हीट वेव अगर आती है तो इससे सिर्फ फ्लावरिंग डिस्टर्ब नहीं होती, फ्रूटिंग भी डिस्टर्ब होती है। क्योंकि मैं Mango drop। आज ही सुबह अपनी एक दोस्त से बात करी थी जो कराची में होती है, आर्टिस्ट, तो कहती है जुगन इतनी बुरी कराची में हीट वेव आई हुई है, जी बिल्कुल, सांस नहीं आ रहा हमें। ऐसा तो ही है। उसका ऑब्वियसली असर तो है, बिल्कुल। अब देखें जी इस वक्त अगर उधर आई है तो इधर भी आएगी फिर, राइट? मैंगो भी फ्रूटिंग पे है, छोटे छोटे फ्रूट्स बने हुए हैं, और अगर ये हीट, और सिट्रस किन्नू में भी ऐसा ही है, और अगर इस वक्त हीट वेव आती है तो उसमें ड्रॉप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब ड्रॉप बढ़ जाता है तो हमारी यील्ड बाज़ दफ़ा 30 to 40% ऑन अ सेफर साइड आई शुड से डिक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा जब क्लाइमेट चेंज के आगे इम्पैक्ट आते हैं, जिस तरह से आगे गर्मियाँ बढ़ने वाली हैं, इंसेक्ट पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फार्मर की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ कर जाती है। किन्नू का जब सीज़न आता है, जब सर्दियाँ होनी चाहिए और किन्नू की क्वालिटी बननी होती है, उस वक्त वो हमारी सर्दियाँ शॉर्ट होती जा रही हैं, उसकी वजह से वो किन्नू की क्वालिटी नहीं बन पाती। फार्मर इंतज़ार करता रहता है कि इसका कलर डेवलप हो तो वो हार्वेस्ट करके इसे एक्सपोर्ट कर सके, और उसकी वजह से हार्वेस्टिंग डिले होती है। जब वो हार्वेस्टिंग डिले होती है तो उसके बाद अगली प्रोडक्शन भी डिले हो जाती है, क्योंकि फ्लावरिंग उसी दरख्त पे आनी है, इट्स अ पेरिनियल क्रॉप, हर साल फार्मर ने लेना है। तो देखिए क्लाइमेट आप लोग चेंज जो इज बैडली बातें कर रहे हैं ना, किसी ने इस तरफ नहीं आना। हम ये प्रोग्राम इसलिए करते हैं कि हम लोगों को, बिल्कुल। कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन है जी बिल्कुल, और उनको समझ नहीं आती कि वो क्या करें। जी। पंजाब साइड पे तो मैंने ये बहुत देखा है सर, आपने भी देखा होगा कि लोगों के पास एकड़ दर एकड़ जमीन है और वो खाली पड़ी हुई है, या उन्होंने उसको वो उस पे दे दिया है, वो ठेके पे दे दिया, ठेके पे दे Contract। दिया, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, तो खुद भी इसमें, बल्कि हमारे साथ प्रोग्रेसिव फ्रूट ग्रोअर, आप हमें गाइड करें। अब आपका एरिया आ गया। आपने पहले बात की है कि डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट लोगों के पास ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं लेकिन वो उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से सबसे पहले उनको अपने लोकल जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है उससे रुजू करके तो अपनी सॉइल की टेस्टिंग और वाटर सैम्पलिंग करवानी चाहिए, और उनसे ये डिस्कस करना चाहिए कि आया हम कौन सी फसलें, पैडी क्रॉप्स या हम फ्रूट्स वहाँ पे लगाए जा सकते हैं। क्योंकि कुछ ज़मीन तो बिल्कुल ही, एक तो मेरे हैं फ्रेंड, मैंने कहा कि यार वहाँ पे आप लोग कुछ लगा ही लो जो ज़रा बॉर्डर के करीब टाइप है। उन्होंने कहा जुगन पूरी ज़मीन बंजर है, तो बंजर ज़मीन को भी किया जा सकता है ठीक, राइट? बिल्कुल किया जा सकता है ठीक। आपका आज का मेन टॉपिक फ्रूट्स के ऊपर क्योंकि था, और पाकिस्तान में जिस तरह का आप एग्रीकल्चर लैंड पाकिस्तान में है, फ्रूट्स जो हैं उसकी एक्सपोर्ट फ्लरिश कर सकती है। लेकिन अब्दुल्ला, यू आर अ यंग पर्सन, आपका इस तरफ रुझान कैसे हुआ? मैं वैसे जानना चाह रही हूँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। इनिशियली एक्सीडेंटल था, वालिद साहब ने बताइएगा। हाँ, आई एम बेसिकली अ नर्स ग्रेजुएट, MBA मार्केटिंग की हुई है। अच्छा, फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया 2013 में। 2015 में वालिद साहब ने ये जिम्मेदारी लगाई कि हमारी कुछ लैंड जो है वो पड़ी हुई है तो आप उसको टेक ओवर करें, देखें। ये देखा ना मैंने जो बात की है, जमीन पड़ी पड़ी एक्चुअली खुद भी बेचारी जाया हो रही है और आपको ना फायदा दे रही है, नुकसान दे ना, मतलब नुकसान तो है ही। एक नुकसान ही है, बिल्कुल वो बस पड़ी हुई है। बिल्कुल। वो किसी रकम किसी ने कभी, चाहे वो अबाओ अजदाद की जमीन भी हो, वो पड़ी तो हुई है, यू कैन यूटिलाइज इट, इसीलिए लोग ठेके पे दे दे। अच्छा, तो अब्बू ने कहा कि ये करना है, ये आपने जिम्मेदारी लेनी है। साथ में उनको श्योर नहीं था कि ये कर भी सकेगा कि नहीं कर सकेगा, क्योंकि अर्बन एरिया से उठ के आप जब देही कल्चर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पहले तो खुद सेटल होना पड़ता है। मैं एक्चुअली जो कहना नहीं चाह रही थी, क्योंकि दिखने में आप जरा बर्गर लगते हैं ना, जी, मेरे टाइप के बैकग्राउंड के, तो मैंने कहा बर्गर बनाना घबराता है इससे ना, जो तो बड़े होते हैं उधर और सारा कुछ उनके लिए तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ होती है। तो आई वॉज वेरी लकी कि मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से ही डॉक्टर बशारत मरहूम साहब सर के डिपार्टमेंट से, और दीगर और ज़मींदार जो वहाँ पे लोकल थे, मेरे रिलेटिव्स थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और क्योंकि हमारा आबाई वहाँ पे सिट्रस का ऑर्चर्ड था, मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट सरगोदा, तहसील कोट मोमन, और वहाँ पे चकूक होते हैं तो चक नंबर 65 जनूबी, वहाँ पे एक बाग ऑलरेडी इस्टेब्लिश था। तो आस्ता आस्ता ख़ुद भी सीखा और फिर बाग जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आस्ता आस्ता फार्मिंग के अंदर आई, और आपने उसको मॉडर्नाइज किया, करेक्ट? जी। तो मैं चाहूँगी कि अब हम ब्रेक की तरफ जाएं। ब्रेक के बाद जैसे ही वापस आएंगे, फ्रूट्स में मेनली जिनको आई गेस जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने आपस में भी पहले डिस्कस किया था, उसमें आम, ऑरेंजेस एंड उसके अलावा अमरूद, राइट सर?
Exactly. यही तीन जो मेन जिनको हम इस वक्त एड्रेस कर रहे हैं। तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आपने क्या मॉडर्नाइजेशन ऐड की जिससे आपकी यील्ड भी बेहतर हुई और बाकी सब चीज़ें भी बेहतर हुई, और क्या चीज़ें की जा सकती हैं इवन ऑन अ पर्सनल स्केल, राइट? और जो इन लोगों को बिल्कुल एंगेज करें, जैसे किया जा आपने एक बड़ा सकता अच्छा इंडिकेशन दिया। एंड सर, गवर्नमेंट क्या कर रही है? जी। ये तो हमने सुना भी है, बट ऑब्वियसली शहरों में जो लोग रहते हैं उनको क्या पता, वो फिजिकली जाके तो नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है। Exactly. तो हम जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट के एंड से क्या सपोर्ट मिल रही है। जब इतना नुकसान की भी मार्जिन होती है और ये सब चीज़ें होती हैं, तो ऑब्वियसली फिर ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है स्टेट से। तो वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे ब्रेक के बाद। Sure. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। तीन बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं जिन्होंने अपने बहुत ही कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। हम फ्रूट फार्मिंग की बात कर रहे हैं और आप लोगों को भी इनकरेज करना चाहते हैं कि जिनके पास ज़मीन है वो यूटिलाइज़ नहीं है, या अगर आपने सिर्फ ठेकों पे दी हुई है तो आपके पास बहुत मार्जिन है कि आप बहुत पैसे कमाएं अपने और अपने आने वाली जनरेशन्स को सिक्योर कर दें, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम और एफर्ट डालना है। और हम बिल्कुल एंड में, हमने अब आमिर भाई को कहा है कि अभी आपने कुछ नहीं कहना, आपने बताना है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो अगर यंग लोग इस तरफ आना भी चाहते हैं तो आमिर शहजाद साहब ने एज एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, एटलीस्ट पंजाब एंड पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड व्यूअर्स सारे प्रोविंसेस में एफर्ट्स किए जा रहे हैं। सो डोंट थिंक दैट वेर ओनली, हम पंजाब को एज एन एग्जाम्पल ले रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट लोगों के पास ज़मीन होती है, पुरानी आबाई ज़मीन होती है या बस पड़ी होती है, नहीं समझ आ रही होती, तो एक ऑल्टरनेटिव आपको दे रहे हैं कि नौकरियों के पीछे भागने के बजाय एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ और ख़ुद मुख्तार हों, नौकरियां देने वाले बने, मांगने वाले ना बने। सो अब्दुल्ला इज़ अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ दैट। इनके अब्बा ने फ़ौरन ही इनको कहा कि भाई आप आ जाएँ, आप कहीं जाके जॉब ना करें, फैमिली के साथ करें और अपनी एक रूट बनाएं, राइट अब्दुल्ला? तो आप क्या इनोवेशंस लेके आए एज अ यंग पर्सन, और मसाइल आपको क्या फील होते हैं ज़रा शेयर करें और उनको फिर काउंटर करेंगे आमिर साहब, ठीक है सर? जी। जहाँ तक इनोवेशंस की बात है, इनोवेशंस में क्योंकि मैंने आपको जैसा पहले बताया, आई वाज वेरी लकी कि मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले और वहाँ लोकल ग्रोअर्स बहुत सपोर्टिव से, क्योंकि मुझे तो उसकी अलिफ बे का नहीं पता था एग्रीकल्चर की। तो शुरू में कुछ साल स्ट्रगल करने के बाद, 3 से 4 साल स्ट्रगल करने के बाद ये चीज़ समझ आई कि आपने अगर फ्रूट फार्मिंग करनी है तो फ्रूट क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के ऊपर काम करना है आपने, और वो कौन से प्रोसेसेस या टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके आप क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो बेहतर कर सकते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल सिट्रस के अगर बारे में आप बात करेंगे तो किन्नू, माल्टे वगैरह। जी, सरगोदा रीजन किन्नू के लिए मशहूर है। सरगोदा उसकी तहसील भुलवाल और कोट मोमन अगेन, और एक्सपोर्ट भी होता है और हर साल लोग खाते भी हैं। इसकी अगर आप क्वालिटी की बात करें और क्वांटिटी की बात करें तो हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ने काफ़ी साल पहले ये चीज़ फार्मर्स को बताना शुरू की कि आप नंबर ऑफ़ प्लांट्स, नॉर्मली ट्रेडिशनल जो एक फार्म होता है उसमें 100 प्लांट्स पर एकड़ जो है वो लगाए जाते हैं। इन्होंने बताया कि जी बाकी यूरोपियन ममालिक में ये हाई डेंसिटी के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं, तो आप नंबर ऑफ़ प्लांट इंक्रीज़ करें, प्लस आप फ्रूट क्वालिटी जो है उसको मेंटेन करें थ्रू यूजिंग ऑफ डिफरेंट फंजीसाइड्स। आप जैसे आप उर्दू में कहेंगे कि फफूंद का स्प्रे, आपके जो फंजीसाइड्स होते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए, तो आपकी कॉस्मेटिक वैल्यू भी फल की इतनी अच्छी हो कि ख़रीदने वाला ये उसको आप एक किस्म का आप मोटिवेट कर रहे हैं कि इतना खूबसूरत प्रोडक्ट है, जिस तरह चाइना की चीज़ें आजकल हैं, फ्रूट्स हैं उनके, तो वो उसको कंज्यूम भी करें। इसमें और फिर उस क्वालिटी की चीज़ यूज़ करें कि अगर बंदा फल दरख्त से उतार के भी डायरेक्ट खाने की कोशिश करे तो उसका नुकसान ना हो, नुकसान ना हो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसपे बाय द वे व्यूअर्स आप लोग, हम लोग हमेशा कंप्लेन कर रहे होते हैं। मैं आपको अभी ब्रेक में आप लोगों को बता रही थी कि किसी ने 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने गंदा तरबूज खाया और वो फौत हो गए। ऐसा नहीं होता व्यूअर्स, ऐसा नहीं होता। ये जो अजीबो-गरीब कहानियाँ निकाली जाती हैं, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए लोग क्रिएट करते हैं और अपने मुल्क का भी नुकसान करते हैं और उन बेचारों का नुकसान करते हैं जो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। राइट के रॉन्ग?
जी बिल्कुल ऐसे किसी ही। एक ऐसे रूमर की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल बन जाते हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि क्या इश्यूज इसमें फेस हो, मतलब कि फेस कर रहे हैं किसान, अब इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू उन लोगों के लिए जिनको आप मोटिवेट करना चाह रहे हैं कि वो इस फ्रूट फार्मिंग में या एग्रीकल्चर फार्मिंग में आएँ, उनके लिए स्टार्टअप यही है कि जिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ से या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से इस तरह के प्रोग्राम्स या इस तरह की मोटिवेशन उनको दी जाए कि वो इस तरफ उनका रुझान बढ़े, और उसमें ये भी साथ बताया जाए जो कि आजकल क्योंकि इकनॉमिकली ज़ाहिर बात है हर बंदा अपनी नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, तो ये इसमें आप अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। सही। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्ट्रगल है और उसकी अर्निंग नहीं है। अगर आप सही तरीके से इसको करें तो उसमें बिल्कुल आपके अर्निंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सेकंड एंगल एग्जिस्टिंग फार्मर्स के लिहाज से है इश्यूज़ के हवाले से कि वो क्या इशू फेस कर रहे हैं। उसमें हमें कुछ तो हमें सपोर्ट बिल्कुल मिल रही है गवर्नमेंट से, और वो इन टर्म्स ऑफ मैकेनाइजेशन आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स जो हैं वो मुल्क में मुतारिफ हुए हैं। ट्रैक्टर स्कीम्स हैं, इम्प्लीमेंट्स की स्कीम्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। कुछ फैक्टर्स में उनको अभी भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। जिस तरह अगर मैं सिट्रस ग्रोअर हूँ तो हमें लैब्स की ज़रूरत है डिफरेंट फंगल इन्फेक्शंस को हाईलाइट करने के लिए कि ये कौन सी बीमारी है और इसके खिलाफ कौन सा हम फंजीसाइड यूज़ करें। अभी आमिर भाई आपको बड़े मज़े की इन्फॉर्मेशन देंगे जो मैं क्योंकि कुछ इससे रिलेटेड कर चुकी हूँ प्रोग्राम पहले, तो मुझे पता है आपके लिए अभी बहुत गुड न्यूज़ आने वाली है। सही। ठीक है, तो बेसिकली कुछ इन चीज़ों के अंदर सपोर्ट भी Support भी चाहिए, चाहिए। बट ये तो मानेंगे कि देव डन अ गुड जॉब, यस देव डन अ ग्रेट जॉब। Yes. बड़े कम पीरियड में सर इसमें आपको, आपकी पूरी टीम को हम ज़रूर खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे। आपने बड़ी आसानियाँ पैदा की हैं लोगों के लिए। लोग ना कॉर्पोरेट सेक्टर में उस एरिया के अंदर बड़ी एआई वगैरह इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो मुल्क एक एग्रीकल्चरल कंट्री है जिसमें ज़्यादातर ये वाला काम है, उसके ऊपर भी प्रॉपर फोकस के साथ काम करना ज़रूरी है, जो अब फाइनली अल्लाह का शुक्र है कुछ पिछली अरसे में हमने देखा है। डॉक्टर साहब आप प्लीज़ अपनी एडिशन कीजिए, बिकॉज फिर आमिर भाई हमें गुड न्यूज़ देंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है। 24% ऑफ जीडीपी एग्रीकल्चर से आता है। 24%। और इसमें अगर सिर्फ हॉर्टिकल्चर की, और 37% लेबर हमारी डायरेक्टली एग्रीकल्चर से वाबस्ता होती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल या हॉर्टिकल्चर सेगमेंट में इसका बड़ा बिग शेयर है। इस वक्त हमारी $7 बिलियन की इंडस्ट्री है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की प्रोडक्शन करती है। इट्स अ बिग चंक ऑफ मनी जो हम इकॉनमी को दे रहे हैं। अब इसके अंदर फिर जो एक्सपोर्ट भी हो रहा है, हमारे पास तकरीबन $800 मिलियन की एक्सपोर्ट हो रही है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की कम्युलेटिव एक्सपोर्ट है। तो इस तरह से हमारे पास जो मेजर क्रॉप्स आ जाती हैं जिसमें सिट्रस आता है, मैंगो आता है, उसके कुछ अपने चैलेंजेस हैं इसमें नो डाउट, लेकिन फार्मर लेवल पर अगर वो एफर्ट करता है, अगर वो मेहनत करता है, इंटेलेक्चुअल अप्रोच यूज़ करता है, लॉजिकल अप्रोच यूज़ करता है, ही कैन डेफिनेटली अर्न गुड प्रॉफिट और अपने मसाइल को वो हल कर सकता है। गवर्नमेंट लेवल पर क्या हो रहा है, दैट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग, लेकिन हमारा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद हम ये भी कोशिश करते हैं कि फार्मर को से लेकर एंड कंज्यूमर तक कनेक्ट करें लोगों को और वैल्यू चेन पे काम करें कि ताकि क्वालिटी प्रोडक्शन हो और एट द एंड एक क्वालिटी ड्रिवन मार्केट डेवलप हो। अब आमिर भाई वो लोग अपना काम कर रहे हैं जी, अब आप बताएं। सबसे पहले तो जो हमारे प्रोग्रेसिव ग्रोअर ने क्वेश्चन किया उसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इन्होंने सिट्रस के हवाले से चैलेंजेस की बात की, तो उसमें सबसे जो एक मैं फिगर कोट करना चाहूँगा वो आपको थोड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको सारी चीज़ें उससे क्लियर हो जाएंगी। 20 बिलियन से 80 बिलियन तक चला गया है एग्रीकल्चर का बजट। 20 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ से ले था पहले, अभी एक साल पहले 80 बिलियन पे 80 बिलियन था। आप वो रिकॉर्ड चेक करें उस हवाले से, माशाल्लाह। और इस सारे की आप स्पिरिट चेक करें, उसमें सिर्फ एक चीज़ आपको नज़र आएगी, वो है फार्मर की सपोर्ट। और जो जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो जितने मतलब एरियाज हैं मरियम एग्रीकल्चर, नवाज शरीफ साहिबा ने बड़ा आउट ऑफ द वे जाके आप देखेंगे हर सेक्टर को उन्होंने कवर करने की कोशिश की है, और आप देखें कि एग्रीकल्चर के सेक्टर पे भी उन्होंने बड़ी मेहनत की है बहुत ज़्यादा। और अभी उन्होंने सिट्रस स्पेसिफिक बात की। सिट्रस के हवाले से अभी हमने सरगोदा और टोबा टेक सिंग में 1.4 बिलियन का एक प्रोजेक्ट
अभी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है। उसमें जो इन्होंने अभी ऑब्जर्वेशंस हैं इनकी या जो इनके इश्यूज़ हैं, सिर्फ उन्हीं को सॉर्ट आउट करने के लिए एक हम स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च फैसिलिटी बना रहे हैं। ये देखिए, हाँ। और इसके अलावा हम एक 7 बिलियन जिसमें ये लैब्स वैब सारी चीज़ें होंगी जी व्यूअर्स। जी एग्जैक्टली वो ऑलरेडी अंडरवे हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कनेक्टेड हैं फील्ड के साथ, सिर्फ वो रिसर्च वर्क लैब में ये नहीं है कि लैब में काम हो रहा है तो फार्मर के साथ कनेक्शन नहीं है। वो फार्मर को रीच आउट भी कर रहे हैं, उनके फार्म्स में जा रहे हैं, उधर से सैम्पलिंग कर रहे हैं, फिर उनको दोबारा वापस कर रहे हैं। और इसके अलावा 2 चीज़ें जो अभी मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए, कि हम एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं हॉर्टिकल्चर स्पेसिफिक पत्तों में। पत्तों का आपने बहुत नाम सुना होगा इन टर्म्स ऑफ नर्सरीज, इन टर्म्स ऑफ फ्रूट ट्रीज़ के उस हवाले से। वो एक इनफॉर्मल सा उनका पहले काम था। उस सारी चीज़ों को रेगुलराइज करने के लिए, उनकी एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए और उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म देने के लिए गवर्नमेंट ने 400 मिलियन का एक प्रोजेक्ट दिया है उधर ऑलरेडी। उस पर भी अभी ऑलरेडी काम स्टार्ट हो रहा है। उसमें सिर्फ नॉट ओनली कि उनको प्लांट्स के बारे में बताएंगे, बल्कि उनकी एक्सपोर्ट के हवाले से भी हैंड होल्डिंग की जाएगी। सही। और लास्टली डेट पाम, मैं उन प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ जो ज़्यादा एक्सपोर्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट है। डेट पाम के हवाले से अगर आप चार्ट देखेंगे तो पाकिस्तान का जो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन नंबर है वो टॉप 5 में है दुनिया में। लेकिन जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो हम बहुत पीछे चले जाते हैं। उसकी एक वजह ये है कि हम सर्टिफाइड जो हमारी नर्सरीज़ हैं वो नहीं हैं, जो कि अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अभी रिसेंटली शुरू किया है। अब बाहर से इंपोर्ट भी प्लांट्स कर रहे हैं। जो हमारी एग्जिस्टिंग नर्सरीज़ हैं उनको सर्टिफाई करके किसानों को बता रहे हैं कि आप एक पौधा लगाएंगे वो 40 साल चलेगा। अगर आप वो गलत पौधा लगाएंगे तो वो 40 साल आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर वही पौधा आप हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की सर्टिफाइड इंडस्ट्री से लेके लगाएंगे तो वो आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो हम हर एरिया को कवर हर एरिया को कवर कर रहे हैं जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हमारे व्यूअर्स को एक इंस्पिरेशन देखना। व्यूअर्स, आप लोग एक्टर्स, मॉडल, सिंगर्स को देख के इंस्पायर हो जाते हैं, उनको देख के आप इंस्पायर हो जाते हैं, उनको फॉलो कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं रियलाइज़ करते कि अगर आप अपने माइंड को ज़रा सा रीफोकस करके अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए ऐसे लोगों को अपने हीरोज़ बनाएं जो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। जैसे कि अब्दुल्ला ने बड़ी प्यारी बात कही कि उनको बहुत अच्छे टीचर मिले। टीचर इसलिए मिले क्योंकि वो टीचर ढूंढने की काविश में निकले। तो अगर आपको भी आज का प्रोग्राम इंटरेस्टिंग लगा है तो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है, उसके अलावा देयर इज डिफरेंट, हर जगह पे, हर शहर में, ऑलमोस्ट पंजाब में, पाकिस्तान में कोई ना कोई इस तरह की सोसाइटी है। एंड देन अप्रोच द गवर्नमेंट, दे हैव लॉट्स ऑफ ब्रिलियंट प्लान्स फॉर यू। आपको बहुत सपोर्ट भी की जाएगी। आपने अपना काम शुरू भी करना है तो ज़ीरो से लेके टिल द स्टार्टिंग वो आपको हेल्प आउट करेंगे, लेकिन उसके लिए घर से निकलना ज़रूरी है और खोज करनी ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।